मेरी सीईओ वाइफ को यकीन दिलाया गया कि उससे नफरत करता हूं। मैंने बरसों तक अपना सारा प्यार दिल में छुपा कर रखा। शादी के बाद भी जब मैं उसे और अपनी बच्ची को छोड़कर अमेरिका चला गया, तब भी उसने बस चुपचाप मेरे फैसले का सम्मान किया। दरअसल मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी सीईओ वाईफाई मुझसे नफरत करती है। उसने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। 5 साल बाद जब सच आखिरकार मेरे सामने आया, तब मुझे पता चला कि मैं हमेशा से उसे गलत समझता रहा। इसलिए मैंने बिना झिझक वापस देश लौटने का फैसला किया। जब मैं विमान से उतरा, तब आधी रात हो चुकी थी। मैं 2 भारी सूटकेस उठाए सामने चमकती आलीशान कोठी को देख रहा था। यह वही घर था जो शादी के तुरंत बाद युन्याओं ने हमारे वैवाहिक घर के लिए बनवाया था। मैंने जल्दी से मुख्य दरवाजे का पासवर्ड डाला। इन 5 सालों में युन्याओं के सारे पासवर्ड हमेशा हमारी शादी की सालगिरह ही रहे थे, कभी बदले नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला तो घर के भीतर गुप अंधेरा देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। पहले जब भी मैं लौटता था, युन्याओं हमेशा बच्चे को गोद में लेकर सोफे पर मेरा इंतजार करती मिलती थी। लेकिन आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए सोचा कि कल उससे बात करूंगा और चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो गया। पता नहीं मैं कितनी देर सोया था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। जैसे ही मैंने बेडसाइड लैंप जलाया, मैंने देखा कि युन्याओं बिस्तर के किनारे बैठी बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी और मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक जाग जाऊंगा, इसलिए वह घबराकर तुरंत हाथ छोड़ खड़ी हो गई। उसकी आंखों की घबराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं सांसें संभालते हुए बोला, आधी रात को सोने के बजाय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, इस तरह किसी को डरा देने से जान निकल सकती है। युन्याओं, इस डर से कि मैं उससे और नफरत न करने लगूं, जल्दी से समझाने लगी, माफ करना, मैं सच में जानबूझकर नहीं आई। जब मैं घर लौटी तो नीचे तुम्हारा सामान देखा, तब पता चला कि तुम वापस आ गए हो। बस तुम्हें एक बार देखने ऊपर आ गई। मैंने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रात के 12:30 बजे थे। मैंने पूछा, तुम अभी घर आई हो? इतनी देर क्यों हुई? युन्याओं का शरीर एकदम तंग गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं उसकी चिंता करूंगा। उसे तो लगा था कि मैं सीधे उसे बाहर निकल जाने के लिए कह दूंगा। वह जल्दी से बोली, हाल में कंपनी का नया प्रोजेक्ट बहुत व्यस्त है, इसलिए घर देर से आती हूँ। और मैं यू को उसकी परदादी के घर छोड़ आई थी। अगर तुम पहले बता देते कि लौट रहे हो, तो मैं उसे वापस ले आती। इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बात जैसे मुझसे शिकायत करने जैसी लग रही है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से बात सुधारी, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें लौटने से पहले मुझे बताना ही चाहिए। बस अगर तुम पहले कह देते, तो मैं यू को वापस ले आती ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। फिर उसे लगा यह भी ठीक नहीं कहा। मैं उससे कोई खास लगाव नहीं रखता था और गुयू के प्रति भी हमेशा ठंडा ही रहा था, तो यह कहना कि यू मुझे साथ दे शायद बेकार था। इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर फर्श देखने लगी। मैं उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर हंस पड़ा। मैंने कहा, क्या मैं इतना डरावना हूं? फिर आह भरकर बोला, ठीक है, यू कल वापस आ जाएगी। आज बहुत देर हो गई है, तुम भी जल्दी आराम करो। मेरी इस नरमी और दुलार भरी आवाज से युन्याओं सचमुच चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे आराम करने को कहूंगा। वह तुरंत सिर हिलाकर ठीक है बोली और उत्साह में लगभग उल्टे सीधे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। मैं पीछे से उसे देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं पहले सच में इतना कठोर था कि युन्याओं मेरे सामने किसी चोर की तरह सहमी रहती है? सोचते सोचते फिर हंसी निकल गई। किसे पता था कि हमेशा ठंडी और दूर रहने वाली युन्याओं भी इतनी प्यारी हो सकती है। मैं पहले यह क्यों नहीं देख पाया? अगली सुबह जैसे ही मैं नीचे आया, मैंने युन्याओं को डाइनिंग टेबल के पास बेहद सीधी मुद्रा में बैठे देखा, पूरी की पूरी एक गृहिणी जैसी। मेरी यादों में युन्याओं हमेशा किसी ऊंचे आसन पर बैठी देवी जैसी लगती थी, ठंडी, दूर, छूने से परे। पहले मुझे लगता था कि वह मशीन जैसी है, जिसमें कोई भावना ही नहीं। लेकिन शादी के बाद ही समझ आया कि मैं गलत था। उसने सचमुच मुझे अपनी हड्डियों तक समाई मोहब्बत से चाहा था। आज भी मैं नहीं समझ पाता कि उसका प्यार आखिर मेरे लिए आया कहां से। मैं उसे स्कूल के बच्चे जैसी मुद्रा में बैठे देखकर हंसी रोक नहीं पाया। मेरी आहट सुनते ही वह और भी घबरा गई। जब मैं उसके पास बैठा, तो वह और असहज हो उठी। पहले मैं लगभग कभी उसके साथ खाना नहीं खाता था। आज मेरा यह बदला हुआ व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बस हालात के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं बैठा और मेज पर रखे नाश्ते को देखा, मैं एकदम निरुत्तर रह गया। भला सुबह सुबह इतना सारा कौन खाता है? चीनी खाना भी, पश्चिमी खाना भी, पूरा डाइनिंग टेबल भर गया था। युन्याओं ने देखा कि मैं नाश्ते को काफी देर से देख रहा हूं, तो वह समझाने लगी, मुझे डर था कि तुम अभी अभी विदेश से लौटे हो, कहीं तुम्हें यहाँ का नाश्ता सूट न करे। इसलिए मैंने आंटी से दोनों तरह का खाना बनवाया। मैंने कहा, आगे से इतनी परेशानी मत करना, सिर्फ चीनी नाश्ता ही ठीक है। बहुत समय हो गया, मैंने घरेलू खाना नहीं खाया। युन्याओं ने तुरंत हामी भरी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आंटी को बता दूंगी। इतना कहकर भी वह सावधानी से मेरे चेहरे को देखने लगी, जैसे डरती हो कि कहीं फिर कोई गलती हो जाए। जब उसने देखा कि मेरे भाव नहीं बदले, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैंने चॉपस्टिक उठाई और खाते खाते पूछा, 9 बज चुके हैं, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी? युन्याओं यह कैसे कहती कि उसने कंपनी के सारे काम एक तरफ रख दिए हैं और सुबह 6 बजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे नीचे आने का इंतजार कर रही है। उसने बस सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, आज कंपनी में ज्यादा काम नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर मेरा हाथ एक पल को रुक गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, कल रात तो तुम कह रही थी कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट बहुत व्यस्त है। लेकिन मैंने उसे टोकना ठीक नहीं समझा। मैंने बस पूछा, यू कब लौटेगी? उसने कहा, थोड़ी देर में। मैंने अभी मम्मी पापा से बात की है, ड्राइवर उसे छोड़ जाएगा। नाश्ते के बाद मैं सोफे पर बैठकर फोन देखने लगा। युन्याओं मेरे पास खड़ी बहुत देर तक झिझकती रही, मगर पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, पर यह भी डर था कि कहीं ज्यादा बोलना मुझे बुरा न लगे। वह अभी स्टडी में जाकर काम करने ही वाली थी कि मैंने उसे आवाज दी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? युन्याओं का दिल जैसे धक से रह गया। शायद उसने नहीं सोचा था कि उसकी हालत पर ध्यान दूंगा। उसने बहुत सोचकर कहा,
मैं बस यह पूछना चाहती थी, इस बार तुम घर पर कितने दिन रहोगे? मैंने सहेज ही कह दिया। अभी तय नहीं किया। उसकी आंखों में निराशा चमक उठी, लेकिन जब वह मुड़कर जाने लगी तो मैंने फिर कहा, शायद कुछ समय रहूंगा। मैं छुट्टी पर हूं। आने वाले कुछ महीनों तक मुझे काम पर नहीं जाना। वह जैसे अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाई। शादी के बाद से मैं शायद ही घर लौटता था, और जब लौटता भी तो उससे मुश्किल से कुछ बोलता। इसलिए वह जल्दी से पूछ बैठी, तो क्या इन कुछ महीनों में तुम घर पर ही रहोगे? यहीं रहोगे? क्या तुम्हें कुछ नया चाहिए? कुछ सामान लाना हो तो? फिर वह खुद ही बड़बड़ाने लगी, असल में जरूरत नहीं। मैं हर महीने तुम्हारा कमरा नया करवा देती हूं। तुम चाहो तो एक सूची बना दो। मैं आगे से। मैंने हंसते हुए उसे रोक दिया। बस बस बस, इतनी जटिल बात मत बनाओ। मैं अभी बहुत आराम से रहा हूं। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह फिर बहुत ज्यादा बोल गई है। वह मन ही मन खुद कोसने लगी कि मेरे मामले में आते ही उसका दिमाग उलझ जाता है। वह अभी माफी मांगने वाली ही थी कि बाहर से कार के इंजन की आवाज आई। उसके बाद तेज तेज भागते कदमों की ध्वनि और एक खुश आवाज, पापा पापा। क्या पापा वापस आ गए? यह सुनते ही मैं तुरंत उठकर दरवाजे की ओर गया। हॉल में पहुंचते ही मैंने एक नन्ही सी आकृति को अपनी ओर भागते देखा। यूं मेरे सामने आकर रुक गई। उसे याद था कि उसके पापा कभी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जन्म के बाद से उसने मुझे बहुत कम देखा था, और जब भी देखा था कुछ ही देर के लिए। मैंने उसे कभी गोद भी नहीं लिया था, इसलिए वह हिम्मत करके सीधे मुझसे लिपटने की हिम्मत नहीं कर पाई। हमारी नजरें मिली तो उसने डरते डरते पूछा, पापा क्या आप इस बार भी कुछ दिन रहकर फिर चले जाएंगे? इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। उसकी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे और अगले ही पल वे मोतियों जैसे नीचे गिरने लगे। मैं तो यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। अभी एक पल पहले तो वह खुशी से उछल रही थी और अगले ही पल रोने लगी। इस मामले में गुयू सचमुच अपनी मां पर गई थी। पीछे खड़ी युन्याओ मुस्कान रोक रही थी। शायद वह मन में सोच रही थी, यह नहीं बच्ची सच में जानती है कि पापा का दिल कैसे पिघलाना है। मैं थोड़ा अकड़ते हुए आगे बढ़ा और उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। यू रो मत, ठीक है? इस बार पापा लौटे हैं तो अब नहीं जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे और मी के साथ रहूंगा, ठीक? यह सुनते ही युन्याओ और नहीं बच्ची दोनों सन रह गए। बच्ची के मन में बस यही घूम रहा था, पापा कह रहे हैं कि वे मेरे और मी के साथ रहेंगे। लेकिन युन्याओ सिर झुकाकर सोच रही थी, मेरे पति अचानक इतने बदल कैसे गए? इसकी वजह क्या है? क्या वह पहले हमें मनाना चाहते हैं ताकि बाद में आसानी से चले जाए? यह सोचकर उसकी आंखें तुरंत भर आईं। उसका पूरा चेहरा बुझ गया और फिर उसने कुछ कहे बिना सीढ़ियां चढ़ लीं। मैं उसकी पीठ देखता रह गया, बिल्कुल उलझन में। मन में सोचने लगा, लगता है वह फिर नाराज हो गई। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आखिर उसे हुआ क्या है? औरतों के मन सच में समझना मुश्किल है। फिर मैंने सोचा कि अभी सबसे जरूरी बात यू के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है। युन्याओ से तो मैं रात में बात कर लूंगा। मैंने यू का स्कूल बैग उतारकर सोफे पर रखा और नरमी से कहा, पापा इस बार तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं। देखना चाहोगी कि क्या है? गुयू की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ हाँ, क्या तोहफा है? पापा, आपने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दिया है। चाहे कुछ भी हो, अगर पापा ने दिया है तो मुझे बहुत पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कसक उठा और अपराध बोध से भर गया। मैंने एक बार फिर बीते 3 सालों के बारे में सोचा और महसूस किया कि मैं कितना गलत था। अब से मुझे यू को बहुत प्यार देना होगा। मैं उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया, सूटकेस से एक बड़ा डिब्बा निकाला और उसके हाथ में दिया। उसे देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। बारबी डॉल, यह तो मेरी सबसे पसंदीदा है। धन्यवाद पापा, आप सच में सबसे अच्छे हो। इतना कहकर उसने झुकर मेरे गाल पर मीठा सा एक चुंबन दे दिया। मैं एकदम ठिठक गया। यह एहसास मेरे लिए नया भी था और बहुत गर्माहट से भरा भी। मैंने भी सिर झुकाकर उस नन्ही बच्ची के गोल गोल गाल पर चूम लिया। उसकी मुस्कान वहीं जम गई, कान तुरंत लाल हो गए, जैसे उनमें से खून टपक पड़ेगा। मैं उसकी और लाल होती शक्ल देखकर हंसकर पूछ बैठा, क्या पापा तुम्हें नीचे खेलने ले जाए? साथ चले? वह तुरंत बोली, हाँ हाँ हाँ। मैंने पूरा सुबह का समय उस नन्ही बच्ची के साथ खेलते हुए बिताया। जब चेन माँ दोपहर का खाना बनाने आई तो मुझे देखकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। खाना खाते समय मैंने गुयू को अपनी बाहों में उठाकर बिठाया और एक एक और खिलाने लगा। सच तो यह था कि वह अब खुद खाना खा सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि मैं उसे खिलाऊं, क्योंकि उसे अपने पापा बहुत पसंद थे। सामने बैठी युन्याओ यह सब देख रही थी। मेरा पूरा ध्यान यू पर था, जबकि वह इतने समय से यहाँ बैठी थी और मैंने ठीक से उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसने यू को ठंडी निगाह से देखा। छोटी सी बच्ची जो अभी तक पापा से खिलाए जाने का आनंद ले रही थी, अचानक उसे लगा कि हवा ठंडी हो गई है। उसने सिर घुमाकर देखा तो उसकी माँ उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। वह डर गई, उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। वह जल्दी से बोली, पापा मैं खुद खा सकती हूँ, आपको भी खाना चाहिए, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम आराम से खुद खाओ, पापा पहले तुम्हारे लिए मछली के कांटे निकाल देते हैं। युन्याओ मुझे यू के लिए खाना चुनते देख रही थी और उसका दिल गर्माहट से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाई और मेरे लिए भी सब्जी परोस दी, जैसे चाहती हो कि मैं थोड़ा और खाऊं। मैंने अपने कटोरे में आई सब्जी को देखा, मेरा हाथ एक पल को रुक गया, फिर मैंने जैसे कुछ हुआ ही न हो उसे खा लिया। यह देखकर उसने हिम्मत करके फिर मेरे लिए कुछ और परोस दिया और मैंने उसे भी चुपचाप खा लिया। युन्याओ को जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। इस पूरे भोजन में उसने खुद कम खाया, ज्यादातर मेरा कटोरा भरने में लगी रही। अंत में मेरे सामने खाना छोटे पहाड़ जैसा लगने लगा। मैंने बेबस होकर कहा, युन्याओ अब और मत परोसो, सच में मुझसे नहीं खाया जाएगा। वह जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं खा पाओगे तो मैं खा लूंगी। इतना कहकर उसने मेरा कटोरा उठाया और बिना किसी झिझक के खुद खाने लगी। खाने के बाद हम तीनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे।
युन्याओ अपने पास बैठे एक बड़े और एक छोटे इंसान को देख रही थी और उसे लग रहा था कि यही सच्ची खुशी है। वह चाहती थी कि यह पल कभी खत्म न हो। उसने चुपके से अपना हाथ मेरे पीछे सोफे पर टिका दिया। पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे हल्के से बाहों में लिया हुआ हो। इस छोटे से हावभाव से उसका दिल भर आया। वह भीतर ही भीतर बहुत खुश थी। सच कहें तो युन्याओ जैसी कारोबारी महिला का समय बहुत कीमती होता है। वित्तीय समाचारों के अलावा वह आमतौर पर अपने समय को किसी हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रम पर खर्च नहीं करती थी। लेकिन आज डाइनिंग रूम से निकलते समय उसने जब हमें, एक बड़े और एक छोटे को, सोफे पर साथ बैठे देखा तो वह खुद ब खुद हमारे पास चली आई। कुछ देर बाद उसने सिर घुमाकर देखा कि नहीं बच्ची नींद से सिर झुकाए जा रही है, जैसे अभी सो जाएगी, मगर फिर भी जबरदस्ती आंखें खोलकर टीवी देखने की कोशिश कर रही थी। वह इस गर्मजोशी भरे पल को तोड़ना नहीं चाहती थी। सच कहें तो खुद भी उठना नहीं चाहती थी। वह तो पूरी दोपहर इसी तरह वही टिके रह सकती थी, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक न पाई और बोली, गुयू, अब तुम्हें दोपहर की नींद लेने जाना चाहिए। मैं टीवी में मग्न था, इसलिए उसकी आवाज सुनकर ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में यह नहा गोला बैठा है। नीचे झुकर देखा तो उसका सिर लगभग जमीन छूने को था। तभी यू ने अपनी माँ की आवाज सुनकर उनीदी आंखों से मेरी ओर देखा और मुलायम आवाज में कहा, पापा, क्या आप मुझे सुलाएंगे? मैं अभी जवाब देता, उससे पहले युन्याओ जल्दी से बोल उठी, गुयू, जाओ, तुरंत सो जाओ। उसे लगा कि मैं शायद मना कर दूंगा, और वह नहीं चाहती थी कि मेरे इनकार से यू और दुखी हो, इसलिए उसने पहले ही मेरी तरफ से मना कर दिया। लेकिन उसकी यह सख्त आवाज सुनते ही यू का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में फिर आंसू भर आए। वह रुआसी होकर बोली, लेकिन मैं तो चाहती हूं कि पापा मुझे सुलाए। पापा ने कभी मुझे नहीं सुलाया। किंडरगार्टन में बाकी बच्चों को उनके मी पापा सुलाते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पापा काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, मेरे साथ बहुत कम रहते हैं। अब बड़ी मुश्किल से घर आए हैं, तो क्या थोड़ा और मेरे साथ नहीं रह सकते? उसकी शिकायत सुनकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। भले ही मैं युन्याओ के लिए अभी तक स्पष्ट भावनाएं न रखता हूं, लेकिन गुयू तो मेरी बेटी है। 3 साल की बच्ची के साथ इतना कठोर होना सच में बहुत निर्दयी बात होती। मैं तुरंत उसके पास गया, उसे गोद में लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरी बच्ची, मत रो। पापा और मी अलग नहीं होंगे। पहले पापा काम में बहुत व्यस्त थे, यह पापा की गलती थी, लेकिन अब से पापा हर दिन तुम्हें सुलाएंगे, ठीक? मेरी यह बात सुनकर युन्याओ सीधे स्तब्ध रह गई। मैंने कहा था, हम अलग नहीं होंगे। क्या यह सच है? क्या वह सपना तो नहीं देख रही? उसने चुपके से खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब यह सच था? गुयू ने आंसू पोंछते हुए पूछा, आप सच कह रहे हो? आप सच में मी से कभी अलग नहीं होंगे? मैंने कहा, सच। पापा वादा करते हैं। वह बोली, मुझे पापा पर भरोसा है। तो क्या अब से आप हर दिन मुझे सुलाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। चलो, अभी पापा तुम्हें गोद में लेकर ऊपर चले और दोपहर की नींद सुलाए। उसने हंसते हुए हामी भरी। तब मैं उसे गोद में लेकर ऊपर चला गया और युन्याओ अकेली सोफे पर बैठी रह गई, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रही हो कि यह सब सच में हो रहा है। यू को सुलाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आया। तब से मैं यही सोचता रहा, आगे चलकर मुझे युन्याओ के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। वह निश्चित ही मुझे जाने नहीं देगी, और सच कहूं तो मैंने भी कभी तलाक के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। साफ कहूं तो सिर्फ उसके रूप को देखे तो युन्याओ पूरी तरह मेरी पसंद पर खरी उतरती है। अभी भले हमारे बीच प्यार न हो, मगर भावनाएं धीरे धीरे पैदा की जा सकती है। और ऊपर से युन्याओ इतनी सुंदर है, इस शादी में मेरा क्या नुकसान? यह समझते ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि शादी के बाद उस एक रात को छोड़कर हमेशा अलग अलग कमरों में सोए हैं। मैं मास्टर बेडरूम में और वह गेस्ट रूम में। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे बीच लगाव कैसे पनपेगा? मैंने तय किया कि चुपके से नंगे पाव गेस्ट रूम में जाऊं और धीरे धीरे युन्याओ का सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर दूं। तीसरी बार जब मैं उसके कपड़े और शर्टें बाहों में भरकर लौट रहा था और स्टडी के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक दरवाजा खुला। युन्याओ हाथ में पानी का गिलास लिए दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी नजर सीधे मेरी बाहों में भरे सामान पर जा टिकी। उसकी नजर का पीछा करते हुए मैंने नीचे देखा और अपनी बाहों में पकड़ी चीज को देखा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इसे मैं कैसे समझाऊं? मैं हकलाने लगा, मैं कोई विकृत आदमी नहीं हूं। बस मुझे लगा कि अब जब मैं लौट आया हूं तो युयो को एक पूरा बचपन देना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हम अलग नहीं होंगे, इसलिए पहला कदम यह है कि हमें साथ रहना होगा। ए ना। मिंगलिया पूरा का पूरा स्तब्ध होकर मुझे देखती रह गई। मैंने क्या कह दिया? यह तो जैसे कह दिया कि उसके साथ सोना चाहता हूं। वह समझ ही नहीं पा रही थी क्यों, लेकिन उसे लगा कि मेरा यह रूप सचमुच बहुत प्यारा है। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा यूं ही उसे बहलाता रहूं तो शायद वह भी ठीक ही होगा। युन्याओ अचानक भौहें सिकोड़ बैठी। मेरे दिल में धक से हुआ। क्या यह सब उसे अजीब लग रहा था? क्या वह मुझे भगा देगी? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने पानी का गिलास एक तरफ रखा, मेरे ऊपर कपड़े डाल दिए और धीरे से बोली, जूते क्यों नहीं पहने? कहीं सर्दी लग गई तो वह बस इस बात की फिक्र कर रही थी कि मैंने जूते नहीं पहने थे। फिर चेहरा इतना सख्त और भौहें चढ़ी हुई क्यों थी? मैं तो डर ही गया था। सच में कितनी संकोची है। कोई हैरानी नहीं कि पिछले 5 सालों में उसे पसंद नहीं कर पाया। मैं और युन्याओ वापस बेडरूम में आए। वह बहुत गंभीर चेहरे से बोली, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैंने बाहों की चीज नीचे रखी, सिर उठाकर उसे गंभीरता से देखा और कहा, युन्याओ, मैं इस बार इसलिए लौटा हूं क्योंकि मैंने 5 साल पहले की बात की सच्चाई जान ली है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने समय तक गलत ठहराया। आगे से मैं तुम्हारा और युयो का अच्छे से ख्याल रखूंगा। भले ही मैं अभी तुरंत तुम्हें वह भावना न दे सकूं जो तुम चाहती हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय और दो। मैं कोशिश करूंगा। क्या यह ठीक है? मेरे इतना कहते ही युन्याओ ने अचानक मुझे गले लगा लिया और कांपती, रुंधी आवाज में बोली, धन्यवाद, गुचेन। धन्यवाद कि तुमने मुझे एक और मौका देने का फैसला किया।
युन्याओ का पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाकर उसे दिलासा दिया। वह कुछ देर मेरे कंधे पर चुपचाप टिकी रही, फिर सिर उठाकर नरमी से बोली, थोड़ी देर में चेन माँ को सामान शिफ्ट करने के लिए बुला लेते हैं। तुम अभी ठीक से आराम करो, मुझे कुछ काम है। मैंने ठीक है कहा, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसके होठों के कोने पर हल्के से एक चुंबन रख दिया। युन्याओ की सांसें एकदम तेज हो गईं। जैसे ही मैं हटने लगा, उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर के पीछे थाम लिया और मुझे फिर से चूम लिया। इस बार पूरी तरह पहल उसी ने संभाल ली। पता नहीं कितनी देर तक हम चूमते रहे। जब मेरी सांस लगभग अटकने लगी, तब उसने मुझे छोड़ा। उसकी आंखें नरमी से भरी थीं। उसने अंगूठे से मेरे होंठ पोंछे और भर्राई आवाज में कहा, मैं पहले काम निपटा लूं। मैं चुंबन से हाफ रहा था, बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता हुआ बस सिर हिला सका। युन्याओ के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या कर दिया। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं सचमुच आगे बढ़कर उसे चूम बैठा था। कहीं उसे मैं बहुत घटिया तो नहीं लगा, लेकिन उसके होंठ सच में बहुत मुलायम थे और उसे चूमना बहुत अच्छा लगा। पर उसकी किस करने की कला इतनी पकी हुई कैसे थी? इन 5 सालों में उस एक रात को छोड़कर हम कभी करीब नहीं आए थे। तो क्या उसके बहुत सारे पुराने प्रेमी रहे थे, या इन सालों में उसने मुझे धोखा दिया था? जितना सोचता गया उतना ही दिल घुटता गया। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तकलीफ किस बात की है। बस यह सोचते ही कि युन्याओ शायद किसी और आदमी के करीब रही होगी, मेरा खून खौल उठा। मैं झटके से कंबल हटाकर उसे साफ साफ पूछने जाने ही वाला था कि तभी फोन अचानक बज उठा। मैंने उठाकर देखा, यह मेरे अच्छे भाई बेजे का कॉल था। फोन पर उसकी नरम आवाज आई, भाई चेन, तुम कब लौटे? वापस आकर मुझे बताया भी नहीं। उसकी आवाज सुनते ही मैं युन्याओ से सवाल करने वाली बात भूल गया और हंसते हुए बोला, मैं कल रात ही घर पहुंचा हूं, अभी तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। अभी फुर्सत है, पुराने ठिकाने पर मिलते हैं। उसने तुरंत कहा, जरूर, मैं अभी निकलता हूं, थोड़ी देर में मिलते हैं। कॉल कटने के बाद मैं थोड़ा तैयार होकर बाहर निकलने लगा। स्टडी के पास से गुजरते हुए पल भर को सोचा कि क्या युन्याओ को बता दूं, लेकिन उसकी उस कथित समृद्ध प्रेम कहानी का ख्याल आते ही मेरा गुस्सा फिर चढ़ गया और मैं सीधे दरवाजा पटकर निकल गया। मैं गाड़ी चलाकर उस बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचा जहां मैं कॉलेज के दिनों से जाता आया था। वहां का बारबेक्यू लाजवाब था। हर बार देश लौटकर मैं बेजे को वही घसीट लाता था। अंदर घुसते ही मेरी नजर खिड़की के पास बैठे बेजे पर पड़ी। मैं बेसब्री से भागा और उसके कंधे में बाह डाल दी। जे भाई, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? उसने मेरे सीने पर हल्का मुक्का मारते हुए पूछा। इस बार कितने दिन रहने का इरादा है? मैंने कहा, शायद कुछ महीने। खुद को लंबी छुट्टी दूंगा और साथ ही बेटी और युन्याओ के साथ भी समय बिताऊंगा। बेजे का कॉफी पकड़े हाथ एकदम रुक गया। तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम उन माम बेटी से सबसे ज्यादा चिढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैंने हाल ही में 5 साल पहले की बात पता लगाई। वह सब युन्याओ ने नहीं किया था। मैं ही हमेशा से उसे गलत समझता रहा। सब उस मनहूस गुमनाम ईमेल की वजह से हुआ। मैं अब यह पता लगाने ही वाला हूं कि वह ईमेल भेजा किसने था। यह सुनते ही बेजे के चेहरे की मुस्कान एकदम जम गई। उसने घबराकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो सबने यही माना था कि यह युन्याओ ने किया था। अब कैसे नहीं हुआ? इतने साल बाद भी क्या गुमनाम ईमेल भेजने वाले तक पहुंचा जा सकता है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने उसे घूरकर पूछा, जे भाई, तुम्हें क्या हुआ? यह खबर मेरी बहन ने खुद मुझे बताई है, वह गलत नहीं हो सकती। भले ही मैं उस गुमनाम मेल बॉक्स तक न पहुंच पाऊं, लेकिन अगर मैं युन्याओ को बता दूं, तो वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। यह सुनते ही बेजे का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसने फोन उठाकर कहा, भाई चेन, सच में माफ करना, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। आज मुझे पहले जाना होगा। अगली बार खाना मेरी तरफ से। मेरे कुछ समझने से पहले ही वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। मैं उसकी इस हरकत से पूरी तरह उलझ गया। आज वह इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा था? जब मैं घर लौटा, तब तक अंधेरा हो चुका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा युयो सोफे पर फुट फुट कर रो रही थी। युन्याओ उसके सामने झुकी हुई थी, उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से मना रही थी। रो मत, पापा अभी आ जाएंगे, पहले हम खाना खा ले, ठीक है? मगर युयो ने सुबकते हुए कहा, नहीं। क्या पापा ने फिर मुझसे झूठ बोला? ओह, वह बड़े झूठे हैं। उन्होंने तो कहा था कि हम अलग नहीं होंगे। ओह, फिर से गायब हो गए। तब मुझे समझ आया कि मेरे बाहर जाने के थोड़ी देर बाद ही युयो जाग गई होगी। वह कुछ देर कमरे में गुड़िया से खेलती रही होगी, फिर सोचा होगा कि पापा भी अब तक उठ गए होंगे, इसलिए छोटे छोटे कदमों से मेरे कमरे तक दौड़ी होगी। लेकिन वहां कमरा खाली मिला। उसने सारे कमरे छान मारे, कहीं मेरा नामो निशान नहीं था। घबराकर वह रो पड़ी और स्टडी में मां को ढूंढने चली गई। युन्याओ ने यह सुना कि मैं गायब हूं तो वह भी एकदम घबरा गई। आज मेरे अजीब बर्ताव को याद करके उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उन्हें निश्चिंत करके फिर चुपचाप भाग लिया हो। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और मुझे लगातार कई कॉल किए, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। दर्द से उसका दिल जैसे थम गया। उसने खुद को संभालने के लिए मेज पकड़ी, फिर तुरंत आदेश दिया, सारे एयरपोर्ट सील करो, निगरानी कैमरे चेक करो। जैसे ही साहब मिले, तुरंत वापस ले आओ। युन्याओ के दिल में निराशा भरी हुई थी। चेन चेन, मुझसे झूठ मत बोलो, प्लीज, बिल्कुल मत बोलो। कभी पाया ही न हो तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन अभी अभी पूरी दुनिया की मिठास चखाकर अगर कह दो कि यह सब माया थी, ऐसा आघात मैं सह नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली, दिल के उफान को किसी तरह दबाया और युयो से मुड़कर बोली, युयो, तुम पहले जाकर थोड़ी देर खुद खेलो। पापा ने कहा था, अगर तुम अच्छे से रहोगी तो वे तुरंत लौट आएंगे। युयो ने अपने छोटे छोटे गोल हाथों से आंसू पोंछे और पूछा, सच में? अगर मैं अच्छे से रहूंगी तो पापा सचमुच वापस आएंगे? युन्याओ ने कहा, सच में, माँ तुमसे वादा करती है। लेकिन इंतजार करते करते कई घंटे बीत गए। रात के खाने तक भी मेरा कोई अता पता नहीं था और फोन भी नहीं लग रहा था। तब छोटी युयो पूरी तरह टूट गई। उसकी फटी हुई रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं जल्दी जल्दी अंदर भागा और कहा, पापा वापस आ गए।
किसने कहा कि हमारी प्यारी बच्ची कोई नहीं चाहता? युन्याओ और युयो दोनों ने एक झटके से पलटकर मुझे देखा। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर हैरानी छा गई और अगले ही पल वे उठकर दौड़ी और मुझे कसकर गले लगा लिया। वह आलिंगन इतना जोरदार था कि लगा मेरी कमर ही टूट जाएगी। युन्याओ ने चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और लालच से मेरी खुशबू को सांसों में भरा, जैसे यह पक्का कर रही हो कि यह सपना नहीं है। उसका चेन सचमुच लौट आया है, मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है। युन्याओ की भरी हुई आवाज आई, तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक भी क्यों नहीं उठाया? मैंने तुरंत उसे बाहों में लेकर शांत किया। मैं बेजे से मिलने गया था, कल लौटकर बहुत थक गया था, फोन चार्ज करना भूल गया। बाहर निकले ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह बंद हो गया। उसने दबे स्वर में कहा और फिर कुछ देर तक मुझे पकड़े रही, तब जाकर अन्य मन से छोड़ा। जैसे ही युन्याओ पीछे हटी, छोटी बच्ची फौरन दौड़कर मेरी टांगों से लिपट गई और रोते रोते शिकायत की, पापा आप इतनी देर से क्यों लौटे? मुझे लगा आप फिर मुझे नहीं चाहेंगे। मैं झुकर उसके सामने बैठ गया, उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, बेटा पापा ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा तो सच में नहीं जाऊंगा। पापा पर भरोसा करो, ठीक है? युयो ने जोर से सिर हिलाया, आगे बढ़कर खुद मुझे गले लगा लिया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, चलो पहले खाना खाते हैं। हम तीनों ने साथ खाना खाया। फिर मैं और युन्याओ छोटी बच्ची के साथ कुछ देर ब्लॉक से खेले और उसे नहलाकर सुलाने की तैयारी करने लगे। लेकिन वह शर्माकर बोली, नहीं पापा मैं खुद नहा सकती हूँ। माँ ने कहा है कि लड़के और लड़कियां यूं छूते नहीं। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तो तुम्हें नहला सकता हूँ। यह कहते हुए मैं उसे ऊपर ले जाने ही वाला था कि युयो जिद पर अड़ गई। युन्याओ ने भी मुझे उसे नहलाने नहीं दिया। उसने युयो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं उसे नहला देती हूँ, तुम बाद में बस उसे सुला देना। मैं उन दोनों मां बेटी के आगे हार गया और सिर हिलाकर रसोई में उसके लिए गर्म दूध बनाने चला गया। युयो के नहा लेने के बाद मैंने उसे सोने से पहले कहानी सुनाई और सुला दिया। उसके सो जाने पर मेरी आंखें घूमी और मैं तुरंत उठकर नीचे गया, एक कप गुनगुना पानी भरा और स्टडी में काम कर रही युन्याओ के लिए ले गया। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसकी नरम गहरी आवाज आई, अंदर आइए। मैं गिलास लेकर भीतर गया। उसकी वह आवाज सुनकर तो जैसे मेरी हड्डियां तक ढीली पड़ गईं। मुझे देखकर युन्याओ साफ तौर पर चौंकी, फिर उठकर तेज कदमों से आई, मेरे हाथ से गिलास लिया और उसी बहाने मुझे बाहों में भर लिया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ, बहुत देर तक काम मत करना, मुझे तुमसे एक बात भी पूछनी है। उसने कहा, पूछो। युन्याओ यह कहते हुए मुझे पकड़कर सोफे तक ले गई। मैंने बहुत सावधानी से कहा, युन्याओ अब जब हमने तय कर लिया है कि हम एक सामान्य पति पत्नी की तरह रहेंगे, तो क्या हमें एक दूसरे को थोड़ा और गहराई से नहीं जाना चाहिए? मैंने उससे पूछा, मेरे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? युन्याओ एकदम ऐसे चौंक गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। वह घबराकर सफाई देने लगी, मेरे कोई नहीं थे, शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम ही थे। मैंने आंखें सिकोड़कर उसे परखा। उसके चेहरे पर सच्चाई थी, भावों में घबराहट थी और वह झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। मैं सीधा पूछ बैठा, तो फिर तुम किस करने में इतनी अच्छी कैसे हो? युन्याओ पहले तो ठिठक गई, फिर उसका शरीर ढीला पड़ा। उसने अपना माथा मेरे माथे से टिकाया और मेरे कान में धीरे से कहा, क्योंकि मैं अपने बेबी को किस कर रही हूँ, इसलिए अपने आप सीख गई। मेरा दिल उसी पल जोर जोर से धड़कने लगा, गाल पके हुए सेब जैसे लाल हो गए। नहीं, यह युन्याओ तो बहुत ही ज्यादा माहिर निकली। मैं तो पहले उसे चुप रहने वाली सी समझता था। मैंने जल्दी से युन्याओ को धक्का देकर खुद को अलग किया और खड़ा हो गया। बात करते हुए भी हकलाने लगा, वो मैं पहले सोने जा रहा हूँ, तुम बहुत देर तक काम करती रही हो। इतना कहकर मैं ऐसे भागा जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो और फटाफट स्टडी रूम से निकल गया। युन्याओ ने मुझे यूं घबराकर भागते देखा, आंखें बंद की और अपने आप हल्के से हंस पड़ी। वह मन ही मन चाह रही थी कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूं, फिर कभी उसके और युयो के प्रति वैसा बर्फ जैसा ठंडा और बेरुखा न बनूं। युन्याओ ने बचा हुआ काम निपटाया। पता नहीं मैं सोया था या नहीं, इसलिए वह पहले गेस्ट रूम के बाथरूम में नहा आई, फिर बहुत हल्के कदमों से बेडरूम में लौटी। मैं बिस्तर पर दुबका हुआ शॉर्ट वीडियो देख रहा था। उसे अंदर आते देख मैं अचानक घबरा गया और अटकते हुए पूछा, क्या तुम अभी सोने वाली हो? युन्याओ ने कहा, चुपचाप मेरे पास आकर रजाई उठाई और लेट गई। उसके ठीक से लेटते ही मैंने लाइट बंद कर दी। अंधेरे में सूंघने की क्षमता जैसे और तेज हो गई थी। उसके शरीर से आती ताजी नहाने की खुशबू और हल्की सी महक मुझे बहुत सुरक्षित महसूस करा रही थी। मैंने चुपके से उसे देखा, पाया कि उसके सोने का अंदाज भी कितना सीधा साधा है, एकदम सीधे लेटी हुई, दोनों हाथ पेट पर रखे हुए, लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी जैसे पूरी आकाशगंगा हो। मैंने सांस रोके, बहुत सावधानी से धीरे धीरे उसकी ओर सरकना शुरू किया। आखिर मेरी लगातार कोशिश के बाद हमारे शरीर एक दूसरे से सट गए, पर मुझे यह भी काफी नहीं लगा। काफी देर इंतजार किया, फिर भी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने सीधे करवट बदली और ऑक्टोपस की तरह पूरा का पूरा उस पर लिपट गया। अंधेरे में युन्याओ ने अचानक आंखें खोल दी, अपने ऊपर लटके हुए मुझे देखा, फिर एक झटके में पलटकर मुझे नीचे दबा लिया। उसने दोनों बाहें मेरे दोनों ओर टिकाकर पूछा, गुचेन क्या तुमने सच में सोच लिया है? बाद में पछताओगे तो नहीं? मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन घेर ली और बहुत गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल सोच लिया है। सच जाने के बाद से मैंने फिर कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा। इस बार लौटकर आना भी जैसे मेरे अवचेतन ने मुझे बताया था कि मुझे तुम्हारे साथ ठीक से जीवन बिताना है। युन्याओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने सिर मेरे गले में छिपा लिया और उसके गर्म आंसू गिरते हुए मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया और उसे शांत किया। जब उसका मन थोड़ा संभला तो वह उठी और मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, क्या मैं अच्छी तरह समझ गया कि वह क्या पूछ रही है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सीधे उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और अपने काम से उसके हल्के ठंडे होंठ बंद कर दिए।
युन्याओ बस एक पल को ठिठकी, फिर पल भर में स्थिति पलट दी, मेरे होठों को खोलकर इस चुंबन को और गहरा कर दिया। चुंबन के बीच बीच में मेरे हाथ उसकी कमर पर बेचैनी से घूमने लगे, फिर नीचे उसकी गर्दन तक उतर गए, और तभी वह मेरी कानों में अपनी भर्राई आवाज में फुसफुसाई, चेन चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वह मेरे हर स्पर्श का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसके प्रेम स्वीकार का उत्तर नहीं दे पाया। मैं उसके साथ इस निकटता से असहज नहीं था, आखिर हमारा बच्चा भी था, लेकिन अगर अभी मुझे प्यार कहना होता तो सच में मेरे मुंह से नहीं निकलता। सब खत्म होने के बाद मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं इतना थक गया था कि उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी। बाहों में सोई हुई युन्याओ को देखते देखते मेरी भी आंख लग गई। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं धीरे धीरे जागा। हाथ से रोशनी रोकी और सोचा युन्याओ को देखूं, मगर नजर के सामने एक नहासा गुड़िया जैसा बच्चा था। युयो मेरे तकिए के पास पेट के बल लेटी हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी साफ आंखों से मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे जागता देख वह खुशी से चिल्लाई, पापा, आप आखिर उठ गए, 10 बज गए हैं। माँ ने कहा था कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन मैं पूरे 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूं। उसकी बात सुनकर मैंने अपराधबोध से उसका सिर सहलाया और नरमी से कहा, सॉरी बेबी, पापा ज्यादा देर तक सो गए, मैं अभी जाकर मुंह हाथ धोता हूं, तुम अच्छे से मेरा इंतजार करना। कौन जानता था कि जैसे ही मैं उठा, मेरी टांगें अचानक ढीली पड़ गईं और मैं लगभग गिर ही पड़ा। मैं मन ही मन दांत पीसने लगा, युन्याओ, यह कमीनी, अगर मैंने उसे एक बार और सफल होने दिया तो मैं कुत्ता हूं। किसी तरह घिसकते हुए बाथरूम पहुंचा। आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे पूरा निचुड़ गया हूं। गर्दन और कॉलरबोन पर ये लाल लाल संदिग्ध निशान आखिर क्या थे? युन्याओ क्या कुत्ते की नस्ल की है जो इतना जोर से काटती है? पिछली रात के दृश्य एकदम से दिमाग में उमड़ पड़े। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैंने जल्दी से अपना चेहरा थपथ पाया, अब और नहीं सोचना। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं कुछ देर गुयुयो के साथ खेला, तभी अचानक एक ख्याल आया। मैंने पलकें झपकाई और कहा, बेबी, पापा तुम्हें कंपनी ले चले, माँ को एक सरप्राइज दे, ठीक है? गुयुयो की आंखें तुरंत तारों की तरह चमक उठीं। वह बार बार सिर हिलाने लगी। हाँ हाँ, हम माँ के पास खेलने चलेंगे, सोचा और तुरंत कर डाला। मैं भागकर किचन में गया, युन्याओ के लिए प्यार से खाना बनाने की तैयारी करने। वहां चेन माँ व्यस्त थीं। मैं उनके पास जाकर पूछने लगा, चेन माँ, युन्याओ को कौन कौन सी डिश पसंद है? मुझे सिखा दीजिए। मैं उसके लिए खाना बनाकर कंपनी ले जाना चाहता हूँ। चेन माँ तो पहले से हम दोनों के मेलमिलाप का इंतजार कर रही थीं। मेरी बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। 2 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद मैंने प्लेट में पड़े उन व्यंजनों को देखा जो बड़ी मुश्किल से खाने लायक लग रहे थे, और संतोष से मुस्कुरा दिया। यह मेरे जीवन की शिखर कृति थी। शक्ल थोड़ी खराब थी, पर स्वाद जरूर ठीक होगा। मैंने गर्व से टिफिन पैक किया, बेटी का हाथ पकड़ा और सीधे युन्याओ की कंपनी पहुंच गया। रिसेप्शन पर खड़े युवक ने पेशेवर मुस्कान के साथ मुझे रोक लिया। माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट आप प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। लेकिन उसके दिल में गॉसिप की आग धक रही थी। बच्चे को साथ लेकर प्रेसिडेंट से मिलने आया है, कहीं यह बाहर का कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं जो अब पहचान करवाने आ गया हो। उसके दिमाग में पूरा अमीर घराने का ड्रामा चल रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, आप सीधे असिस्टेंट जुओ को फोन कीजिए, उनसे कहिए मेरा नाम गुचेन है। रिसेप्शनिस्ट ने आधे यकीन आधे शक में फोन मिलाया। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने अविश्वास से मुझे देखा, फिर फोन पर बार बार जी 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 कहा और जल्दी से फोन रख दिया। उसका रवैया तुरंत एकदम बदल गया। सर, आपको इंतजार कराना पड़ा, उसके लिए सच में माफी चाहता हूँ। असिस्टेंट जो अभी नीचे आकर आपको ऊपर ले जाएंगे। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। आखिर वह सिर्फ नियम के अनुसार काम कर रहा था। मेरा मुझे न पहचाना भी स्वाभाविक था। शुरू में तो मैं ही अड़ा था कि युन्याओ हमारे रिश्ते को सार्वजनिक न करे। यह सोचकर मेरे मन में युन्याओ के लिए अपराधबोध और गहरा हो गया। जुओले नीचे आए और मुझे देखते ही जैसे घबरा उठे। भीतर ही भीतर बड़बड़ा रहे थे, ये जनाब फिर किस लिए आ गए? कहीं बॉस से झगड़ा करने तो नहीं आए? क्या मुझे पहले से ही मूविंग कंपनी से संपर्क कर लेना चाहिए? जुओले पूरे रास्ते डरते डरते मुझे टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर तक छोड़कर आए। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें कहा कि वे अपने काम में लगे, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। उनके मन में जैसे खुशी की चीख निकली, बहुत बढ़िया, अब इस नरक का सीधे सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और वह फौरन भागते हुए अपनी सीट पर लौट गए। मैंने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक ठंडी मगर बेहद मधुर आवाज आई, अंदर आओ। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। युन्याओ ने सिर तक नहीं उठाया, बस ठंडे स्वर में कहा, फाइल मेज पर रख दो, तुम जा सकते हो। सामने से देर तक कोई जवाब न आया तो उसकी धैर्य सीमा टूट गई और वह डांटने के लिए सिर उठाने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने साफ देखा कि सामने आने वाला उसका पति है, वह तुरंत पेन फेंक कर उठी, मेरे सामने दौड़ी आई, मेरे हाथ से चीजें ले ली और कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वह लालच से मेरी खुशबू को सांसों में भर रही थी। उसने पूरी सुबह मुझे याद करते हुए काम किया था, इसलिए उसका मन कहीं टिक ही नहीं रहा था। अगर उसे डर न होता कि मैं ऊब जाऊंगा, तो वह सच में चाहती थी कि हर समय मुझे अपने साथ चिपकाए रखे। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे की ओर ले गई। उसकी आवाज में हल्की शिकायत भी थी। अचानक आ गए, पहले बताया भी नहीं। मैं तुम्हें लेने आ जाती। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जरूरत नहीं थी, तुम इतनी बिजी रहती हो, मैं खुद ऊपर आ गया, बहुत आसान था। युन्याओ अचानक रुक गई, मुड़ी और फिर एक बार मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास छू रही थीं। उसकी धीमी कोमल आवाज मानो जादू से भरी थी, चेन चेन, दुनिया की कोई भी बात तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। मैं मान गया। उसकी इस एक बात ने मुझे पूरी तरह पिघला दिया। दिल मीठा सा हो गया और मैंने भी उसे कसकर बाहों में भर लिया। उधर छोटा सा बच्चा, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था और ऊपर से सामने खुल्लम खुल्ला प्यार भी दिखाया जा रहा था, चेहरे पर सवाल लिए खड़ा था, मैं कौन हूं, कहाँ हूं और यहाँ क्या कर रही हूं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद
वह अपने छोटे छोटे पैरों से खुद ही सामने वाले सोफे पर चढ़कर जाकर बैठ गई। मैंने यूनियाओ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया, फिर जैसे कोई खजाना दिखा रहा हो वैसा अंदाज बनाकर टिफिन उसकी ओर बढ़ा दिया। यह मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए बनाया है, चक्कर देखो, स्वाद कैसा है। यूनियाओ ऐसे दिखी मानो उसे अचानक बहुत दुलार मिल गया हो। उसने बहुत सावधानी से डिब्बा खोला और भीतर वे काले काले से ढेले नुमा पकवान दिखाई दिए। यह देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं जल्दी से समझाने लगा, तुम इसकी शक्ल मत देखना, थोड़ी बदसूरत लग रही है, लेकिन मैंने खुद चखा है, स्वाद ठीक है, खाने लायक है, फिक्र मत करो, बिल्कुल जहरीला नहीं है। लेकिन यूनियाओ ने बस मुझे लाल भरी नजर से देखा, उसकी आंखों की मुस्कान जैसे छलक पड़ने को थी। कोई बात नहीं, तुमने बनाया है तो मुझे सब अच्छा लगेगा। अगर सचमुच जहर भी हुआ तो भी मैं खुशी से खा लूंगी। उसकी बातों से मेरे गाल गर्म हो गए। मैंने जल्दी से उसके सामने खाना ठीक से लगा दिया और उसे खाने के लिए कहा। नतीजा यह हुआ कि यूनियाओ ने बड़े मजे से सब खाया और आखिर में मेरे बनाए तीनों व्यंजन बिल्कुल साफ कर दिए। खाने के बाद मैं पहले विश्राम कक्ष में गया और नए बच्चे को सुलाकर आया, फिर बाहर आकर यूनियाओ के साथ काम में बैठा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर बाय यूएचयू का नाम था। यूनियाओ ने देख लिया, लेकिन फिर भी बिना कोई भाव दिखाए फाइलें देखती रही, मानो मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। कॉल देखकर मैं खिड़की के पास गया और फोन उठाया। यूनियाओ की निगाह का किनारा अब भी मुझ पर टिका हुआ था। जब मैंने फोन पर कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं, उसी पल उसका दिल जैसे बर्फ की गुफा में डूब गया। दर्द ऐसा था मानो किसी चीज ने भीतर से कुतर डाला हो, मगर चेहरे पर अब भी कोई लहर नहीं थी। मैं फोन रखकर वापस आया। यूनियाओ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने बस यही समझा कि शायद वह फाइलों की वजह से परेशान है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे एक जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। यूनियाओ ने सिर भी नहीं उठाया, कुछ पूछा भी नहीं, बस ठंडे स्वर में हूं कह दिया। दफ्तर का दरवाजा बंद होने के बाद ही उसने अपनी उन आंखों को उठाया जो दबे गुस्से और लालिमा से भरी थीं। उसने हाथ में जोर लगाया और पटक की आवाज के साथ पेन तोड़ दिया। चेन चेन, मुझसे झूठ मत बोलो, यह तुम्हारे लिए मेरा आखिरी मौका है। अगर मुझे पता चला कि इन दिनों की सारी मिठास सिर्फ तुम्हारा अभिनय थी, तो सच में मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। मैंने यूनियाओ से सच इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि वह बेवजह तरह तरह की बातें सोचने लगेगी। दरअसल इस बार मैं सिर्फ बाय यूएहू से पूरी तरह नाता खत्म करने जा रहा था। पिछली बार भागने की कोशिश नाकाम होने के बाद हमारे बीच बस कभी कभार हालचाल की बात होती थी और कुछ नहीं। सच कहूं तो शुरू में भी मैं बाय यूएहू को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। बस कॉलेज के दिनों में वह सबकी नजर में रहने वाली, पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी और मैं संयोग से छात्र संघ में उसके अधीन काम करता था। आते जाते धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए लगाव पैदा हुआ। मैंने उसका पीछा किया, इतना कि सबको पता चल गया। 3 महीने बाद उसने आखिरकार हामी भरी। लेकिन हमारे रिश्ते को 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा हुआ था कि यूनियाओ सामने आ गई। और शादी के बाद जो एक बार मैं उसके साथ भागा था, वह भी दरअसल मेरी मर्जी से नहीं था। युआन अंकल ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर बाय यूएहू से कहा कि मैं यूनियाओ को पसंद नहीं करता, यहां तक कि यह झूठ भी बोला कि मैं अवसाद में हूं और आत्महत्या करना चाहता हूं। नतीजा यह हुआ कि बाय यूएहू ने इसे सच मान लिया और मुझसे संपर्क कर कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं उस समय भ्रम में आकर मान गया और वहीं से बात की त्रासदी शुरू हुई। मैंने कॉफी शॉप के बाहर कार रोकी, बैग उठाया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। एक नजर में ही बाय यूएहू दिख गई। वह अब भी 5 साल पहले जैसी ही सुंदर और अलौकिक लग रही थी, बस चेहरे पर अब कुछ परिपक्वता की छाप और थी। मैं सीधे उसके पास गया और सामने बैठ गया। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए मेज पर रखा कप मेरी ओर सरका दिया। यह तुम्हारी पसंदीदा स्नोटॉप कॉफी है। धन्यवाद। एक पल के लिए मैं जैसे अतीत में खो गया। पिछली बार उसने मेरे लिए इस तरह स्नोटॉप कॉफी तब मंगाई थी जब हम अंतिम वर्ष में थे और ग्रेजुएशन करीब था। 5 साल बीत गए, सब कुछ कब का बदल चुका था। बाय यूएहू ने पहले चुप्पी तोड़ी। तुम हाल में कैसे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, बहुत अच्छा। यूनियाओ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। हमारी एक बहुत प्यारी बेटी भी है। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों की क्षणिक उदासी पल भर में ओझल हो गई। 5 साल पहले की बात के लिए माफ करना। उस समय मैंने युआन अंकल से सुना कि तुम्हें डिप्रेशन है और तुम टूट चुके हो, इसलिए मैं आवेश में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं सीधा स्तब्ध रह गया। युआन अंकल ने कहा था। उस समय मैं सच में भाग जाना चाहता था, लेकिन मुझे डिप्रेशन बिल्कुल नहीं था और आत्महत्या तो कभी नहीं कर सकता था। अब बारी बाय यूएहू के हैरान होने की थी। नहीं था, लेकिन उन्होंने तो मुझसे यही कहा था। तभी मुझे अचानक याद आया कि पिछली बार युआन अंकल से मिलने पर उनके चेहरे पर कैसी घबराहट थी। एक अजीब सा एहसास मेरे भीतर उठा। असल में जो इंसान पीछे से चाले चल रहा था वह यूनियाओ नहीं थी। बाय यूएहू के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। यूनियाओ नहीं थी तो फिर उन तस्वीरों का क्या? मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। मैं अब भी पता लगा रहा हूं कि वह गुमनाम ईमेल आखिर किसने भेजा था। बाय यूएहू ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक कहना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुमसे औपचारिकता नहीं करूंगा। उसके होठों पर दुलारभरी मुस्कान थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। चेन चेन, तुम्हें खुशियां मिले। मैंने उसका हाथ थामा और गंभीरता से जवाब दिया, तुम भी जरूर खुश रहना। हमें यह बिल्कुल पता नहीं था कि अंधेरे में कोई कैमरा हमारी ओर तना हुआ था। उधर यूनियाओ दफ्तर में बेचैन बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान मल्टीमीडिया संदेश आया। उसमें सब मेरी और बाय यूएहू की कॉफी शॉप वाली तस्वीरें थीं। तस्वीरों में हम हंसते बोलते दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो हम बहुत अंतरंग रंग से हाथ पकड़े हुए हों। यूनियाओ की आंखें पल भर में लाल हो गईं। उसने निराशा में सोचा, तो क्या चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आखिर में छोड़ी जाने वाली हमेशा मैं ही रहूंगी। तभी मेरा फोन आ गया। एक पल की झिझक के बाद यूनियाओ ने कॉल उठा ली। उधर वह चुप रही, जैसे मेरा पहले बोलना चाहती हो। क्या मैं बाय यूएहू से मिलकर पछता गया था? क्या मैं उसे सच बताकर रिश्ता तोड़ने वाला था?
लेकिन फोन पर मेरी हल्की चंचल आवाज आई, यूनियाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई क्या? मैं पहले घर लौट आया हूं। तुम काम से लौटते समय इन्हीं को साथ लेकर घर आना, हम साथ खाना खाएंगे। घर और साथ जैसे इन शब्दों ने उसकी ताकत कुछ लौटा दी। बस तुम लौट आए हो, वही काफी है। उसने जल्दी से फोन काट दिया, क्योंकि उसे डर था कि एक शब्द और बोली तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। जब मैं घर पहुंचा, मैं चेन आंटी के साथ खाना परोसने में मदद कर रहा था। नी ने मुझे देखते ही दौड़कर मेरी टांगों से लिपटते हुए पूछा, पापा, आप दोपहर में कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। पापा कुछ काम से गए थे। चलो, मी के साथ हाथ धो लो, खाना खाने की तैयारी करो। खाने की मेज पर माहौल इतना ठंडा था कि जैसे सब कुछ जम गया हो। यहां तक कि नी को भी महसूस हो गया। पूरा डाइनिंग रूम डरावनी चुप्पी में डूबा था। मैंने होठों की हरकत से चुपचाप नी से पूछा, मी को क्या हुआ? लेकिन वह भी बस उलझन में सिर हिला सकी। यह खाना घुटन भरी चुप्पी में खत्म हुआ। यूनियाओ बिना एक शब्द कहे ऊपर चली गई। घर में आने से अब तक उसने मुझे एक बार भी ठीक से नहीं देखा था। मैं हैरान था, आखिर वह किस बात पर नाराज है? मैंने बहुत सोचा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। आखिर मैं सीधे स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। यूनियाओ ने तुरंत भौहें चढ़ाकर मेरी ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अंदर आने से पहले दस्तक देना नहीं आता? मैं एक पल को जड़ हो गया। उसके इस रूप ने मुझे डरा दिया। बहुत दिनों बाद मैंने इतना ठंडा यूनियाओ देखा था। वह तो हमेशा मेरे सामने बहुत सावधान, यहां तक कि कुछ हद तक दबादबा रहता था। यह देखकर मेरे भीतर भी गुस्सा भड़क उठा। मैं पलटकर बाहर निकल गया और जोर से दरवाजा पटका। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि यह नाकाबिल पैर फिर खुद ब खुद मुड़कर स्टडी के दरवाजे तक लौट आए। मैं उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। जितना सोचता उतना ही मन खिन्न होता। आखिर मैंने फिर ऐसा क्या कर दिया कि वह भड़क गया? जितना सोचता उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। मैंने फिर से जोर से स्टडी का दरवाजा धक्का देकर खोला और पूरे तेवर के साथ अंदर घुस गया। यूनियाओ उस दरवाजे को लगातार देखती रही जिसे मैंने जोर से बंद कर दिया था। उसका दिल इतना दुख रहा था कि उसे सांस भी सही से नहीं ली जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने छेन को कैसे रोके। वह मेरे साथ प्यार से रहना चाहती थी, ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसे ऐसा हो नहीं पा रहा था। जब मैंने दोबारा दरवाजा खोला और अंदर आया, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी दिखी। मुझे गुस्से में अपनी तरफ आते देखकर उल्टा उसे थोड़ी राहत मिली। चलो अच्छा है, उसका छेन सच में उसे छोड़कर नहीं गया। मैंने अपना सारा गुस्सा दबाते हुए एक बार में कहा, मैं वापस आया हूं ताकि तुम्हारा और बेटी का ध्यान रख सकूं। तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं, तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप करता हूं। क्या यह सब भी काफी नहीं है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नाराज हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? यूनियाओ काफी देर चुप रही, फिर बोली, तुम पूरी दोपहर में खुशी से मिलने गए थे। उसकी आवाज में एक शिकायत थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर छिपा नहीं पाई। मैं एकदम सन्न रह गया। बस इतनी सी बात? क्या तुम लोगों ने हाथ भी पकड़ा था? यूनियाओ ने उदास चेहरा बनाकर कहा, वेन्यान। मेरी भौहें तिन गईं। हाथ पकड़ा? यह सब तुमसे किसने कहा? यूनियाओ ने फोन निकाला और वे तस्वीरें मुझे दिखाईं। मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कि बेबसी से एक ठंडी सांस भरी, फिर फोन नीचे रखकर खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये तस्वीरें बस कैमरे के एंगल का चक्कर है? हाँ, मैं मेरी खुशी से मिलने गया था, लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस हाथ मिलाकर पुरानी बातें खत्म कर दी। मैंने पुरानी सारी बातें पीछे छोड़ दी है। यूनियाओ मेरी आंखों में देखते हुए बहुत ध्यान से बोली, सच? मैंने गहरी सांस ली और कहा, 100% सच। मुझे पता है कि शायद अभी तुम मुझ पर भरोसा न कर पाओ, लेकिन हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे और फिर से भरोसा करेंगे, ओके? यूनियाओ तुरंत एक सीधे सादे खरगोश जैसी बन गई। उसने अपना सिर मेरे गले में छिपा लिया और धीरे से बोली, ठीक है। यह देखकर मैंने मौका पाकर पूछा, तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यूनियाओ ने मेरे गले में चेहरा रगड़ते हुए थोड़े नखरे से कहा, मैं भला तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, पर फिर जानबूझकर चेहरा सीरियस बना लिया। यूनियाओ ने तुरंत सिर उठाया, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम नाराज न हो? चाहो तो मुझे मार लो। यह कहते हुए उसने सच में मेरा हाथ पकड़ा और अपने गाल की तरफ ले जाने लगी। मैं हंस पड़ा और तुरंत उसका हाथ रोक लिया। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई मारपीट नहीं करनी। इस बार तुम्हें बिना बताए उससे मिलने गया, यह मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा, समझे? यूनियाओ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। मैं धीरे धीरे उसके बाल सहला ही रहा था कि मेरी नजर मेज पर रखे उसके फोन पर पड़ी। उसमें वही ईमेल आईडी खुली थी जिससे पिछली बार मुझे अनजान मैसेज आया था। यह देखकर मैंने सोच में डूबते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रात में जैसे ही मैं नन्ही बच्ची को सुलाकर बाहर आया, मैंने देखा कि यूनियाओ नहाकर बाथरूम से निकल रही थी और अपने बाल सुखा रही थी। मैं उसके पास गया और आराम से उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया। फिर बहुत प्यार और सावधानी से उसके बाल सुखाने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी बहुत कीमती चीज का ध्यान रखता है। उसने भी सुकून से आंखें बंद कर लीं और मजे से अपने बाल सुखवाने लगी। बाल सूखने के बाद यूनियाओ मेरी बाहों में आ लिपटी। उसके चेहरे पर पूरा सुकून था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आगे से अगर तुम्हें जानना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो सीधा मुझसे पूछ लिया करो। किसी और के जरिए मुझे समझने की कोशिश मत किया करो। तुम बस पूछोगी तो मैं सब बता दूंगा। यूनियाओ ने मेरे सिर पर एक किस किया और बोली, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ऊपर होकर उसके पास लेट गया और सीरियस होकर उससे पूछा, क्या तुम पता लगा सकती हो कि यह मेल भेजने वाला कौन है? यही ईमेल 5 साल पहले भी आया था, जिसमें लिखा था कि कंपनी का फंड डूबने के पीछे तुम्हारा हाथ है। दोनों मेल एक ही बंदे के हैं। यूनियाओ की नजरें एक पल में ही तेज और सीरियस हो गईं। उसने तुम्हें भी मेल भेजा था? मैंने सिर हिलाया, हाँ। मैं पहले हमेशा यही सोचता रहा कि कंपनी के साथ जो भी हुआ वह सब तुम्हारी चाल थी, और यह सब इसी ईमेल की वजह से हुआ था।
युन्याओ ने सोचते हुए सिर हिलाया, पहले सो जाओ, कल मैं जुओले से इसकी जांच करवाती हूँ। मैंने ठीक है कहा, फिर झुककर उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। उसे बाहों में भरकर आराम से आंखें बंद कर ली। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि अब मैं युन्याओ पर कितना डिपेंड होने लगा हूँ, यहाँ तक कि उसके और भी करीब जाना चाहता हूँ। उसे देखते ही मन करता है कि बस उसे गले लगा लूं या अपनी गोद में उठा लूं। अगले दिन मैं सुबह सुबह ही उठ गया। आज मुझे अपनी प्यारी योयो को किंडरगार्टन छोड़ने जाना था, यह बात मैं भूला नहीं था। इसलिए मुंह हाथ धोकर सीधा किचन में चला गया और नाश्ता बनाने लगा। मैं बड़े ध्यान से अंडा फ्राई कर रहा था कि युन्याओ अचानक पीछे से आई और उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। उसके दोनों हाथ मेरे पेट पर थे और सिर मेरे कंधे पर टिका हुआ था। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास आ रही थीं, जिससे मुझे गुदगुदी हो रही थी। मैंने उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं यह अंडा बनाकर बस आ ही रहा हूँ। युन्याओ की आवाज में सोकर उठने वाला भारीपन था। नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक काम खत्म हो जाए। उसके इतना कहते ही दरवाजे से बच्ची की मीठी आवाज आई, मम्मा पापा, गंदी बात, शर्म करो। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। बच्चे के सामने ऐसे पकड़े जाना सच में बहुत शर्मिंदगी भरा था। मैंने जल्दी से कहा, छोड़ो भी, यो देख रही है। लेकिन युन्याओ उल्टे अपना चेहरा मेरे और पास ले आई। तुम मुझे एक किस कर दो, फिर छोड़ दूंगी। वह इतनी जिद करने लगी कि मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं झुककर उसे किस करने ही वाला था कि उसने चालाकी से अपना चेहरा घुमा लिया और मेरा किस सीधा उसके होठों पर हो गया। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसने मेरे सिर के पीछे हाथ रखकर किस को और गहरा कर दिया। जब हम दोनों का ध्यान टूटा, तब तक पैन में अंडा पूरी तरह जल चुका था। नाश्ते के टाइम वही जला हुआ अंडा युन्याओ ने अपनी प्लेट में रख लिया और बड़े मजे से खाने लगी, मानो कोई बहुत टेस्टी खाना हो। खाने के बाद युन्याओ गाड़ी चलाकर ऑफिस चली गई और मैं बच्ची को लेकर किंडरगार्टन छोड़ने निकल गया। गुयो को ड्रॉप करके जब घर लौटा तो थोड़ी देर के लिए फिर से सो गया। उठने पर एकदम फ्रेश फील हो रहा था। दोपहर का खाना खाया ही था कि मेरे बचपन के दोस्त शूचिंग का फोन आ गया। हम दोनों किंडरगार्टन के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, फिर स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े। बाद में अलग अलग फील होने की वजह से मिलना जुलना कम हो गया था। शादी के बाद जब शूचिंग ने भी मुझसे कहा था कि कंपनी वाला मामला शायद युन्याओ ने नहीं किया है, तब मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। मुझे लगा था कि वह बाहर वालों का साथ दे रहा है और धीरे धीरे मैंने उससे बातचीत ही बंद कर दी थी। इसलिए इस वक्त उसका फोन आते ही खुशी से उछल पड़ा और तुरंत कॉल उठा ली। मैंने बेसब्री से कहा, छिंग भाई। उधर शूचिंग एकदम चुप हो गया। शायद उसने फोन कान से हटाकर स्क्रीन देखी होगी। फिर झिझकते हुए पूछा, गुछेन। मैंने कहा, हाँ भाई, मैं ही हूं। वह हंसकर बोला, अरे भाई, आज तेरे अंदर किसकी आत्मा आ गई, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए और मेरा टोन फिर से नॉर्मल ठंडा हो गया। फोन किस काम से किया है। तब जाकर उसने राहत की सांस ली, मानो उसे लगा हो कि हाँ, अब आयन मेरा दोस्त अपने असली रूप में। उसने पूछा, सुना है तू वापस देश आ गया है। मैंने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही लौटा हूं। फिर मैं अचानक थोड़ा फ्रैंक होकर बोला, बहुत दिन हो गए मिले हुए यार, चल बाहर चलकर एक ड्रिंक पीते हैं। यह कोई मजाक नहीं था, मेरे मन की सच्ची बात थी। उधर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आखिरकार उसकी आवाज आई, ठीक है। मैं तय प्लान के मुताबिक शूचिंग के बार पहुंचा। यह वही जगह थी जिसका सपना वह कॉलेज के दिनों से देखती आ रही थी। मैंने उसे एक ही नजर में ऊंचे स्टूल पर बैठकर ड्रिंक करते हुए देख लिया और बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर हल्की सी कोहनी मार दी। शूचिंग बुरी तरह चौंक गई। उसने कहा, तुझे क्या हो गया है रे, आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने जोर से उसके कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, अरे बिना किसी बात के ऐसे ही नहीं छे सकता क्या। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, चिंगे। उस मैटर में सच में युन्याओ की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसे गलत समझ लिया था। मेरी बेवकूफी की वजह से ही हम इतने टाइम तक दूर रहे। क्या तू अपने इस भाई को माफ कर सकती है। शूचिंग पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए शौक रह गई, फिर एटीट्यूड से अपनी ठुडी उठाकर बोली, तो सच में सब पता कर लिया तुमने। मैंने तो पहले ही कहा था, वह तुझसे इतना प्यार करती है, वह ऐसा काम कर ही नहीं सकती। मैंने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तो तू अब भी मुझसे नाराज है क्या। उसने मुझे चिढ़कर देखा, हल्का सा हुह किया और बोली, वो तो तेरे आगे के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। मैं तुरंत मजाकिया चापलूसी करते हुए बोला, शू मैडम, आपकी बात सिर आंखों पर, तो क्या यह छोटा भाई आपको हॉटपॉट खिलाने ले चले, आप हमें यह मौका देंगी। शूचिंग ने भी मेरी नकल उतारते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, इजाजत दी जाती है, रास्ता दिखाओ छोटे लीजी। उसने सच में कोई तरस नहीं खाया। ऑर्डर देते वक्त उसने सिर्फ महंगी महंगी चीजें चुनी। साफ दिख रहा था कि वह आज मुझे अच्छे से लूटने वाली थी। जब सारा खाना आ गया और हम खाने लगे, तब शूचिंग ने मुझसे पूछा, तो अब तेरा क्या इरादा है, डिवोर्स लेगा या नहीं, और तेरी बच्ची का क्या होगा। मैं बर्तन में उबलते ट्राइप को चॉपस्टिक से घुमाते हुए धीरे से बोला, डिवोर्स तो नहीं लूंगा। वह खूबसूरत भी है, अमीर भी, किसी भी हिसाब से मेरा कोई नुकसान नहीं है और मुझे उसके लिए बहुत गिल्ट फील होता है। मैं सोच रहा हूं कि उसकी भरपाई कैसे करूं। शूचिंग ने सीधा मुद्दे पर बात की, तो तू अब उसके साथ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि तू भरपाई करना चाहता है, प्यार की वजह से नहीं। मैंने बाउल में पड़ी ट्राइप को चॉपस्टिक से चुभाते हुए कहा, शायद ऐसा ही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। सच तो यह है कि अब जब मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। शूचिंग कुछ देर चुप रही, फिर सीरियस होकर समझाया, देख, तुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। आखिर वही इंसान है जो पूरी लाइफ तेरे साथ रहेगी। अगर फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो तू बहुत थक जाएगा। मैंने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता था कि वह सही कह रही है। उसकी बातों ने मेरी पूरी भूख ही मार दी। मैंने बस जैसे तैसे दो चार निवाले खाए। हॉटपॉट खाने के बाद हम थोड़ी देर गेम खेलने भी गए।
रास्ते में एक एक्सेसरीज की दुकान के सामने से गुजरते हुए मेरी नजर एक बहुत ही प्यारी सी चेन पर पड़ी। मुझे लगा कि यह युन्याओं पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया ताकि रात को उसे दे सकूं। खेलने के बाद शूछेंग को बाय बोलकर मैं गाड़ी से बच्ची को स्कूल से लेने गया। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर मेरी तरफ आने लगी, लेकिन टीचर ने उसे तुरंत रोक लिया। वह मुझे ऊपर से नीचे तक शक की नजर से देखकर पूछने लगी, आप कौन है? मेरे कुछ बोलने से पहले ही बच्ची ने बड़े गर्व से तेज आवाज में कहा, ये मेरे पापा है। तब जाकर टीचर को समझ आया। वह मुस्कुराकर बोली, ओह, तो आप योयो के पापा है। आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। सॉरी, मैंने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब से मैं अक्सर इसे लेने आया करूंगा। थैंक यू टीचर, बाय। घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते स्टीयरिंग पकड़े चुप ही रहा। मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि योयो की टीचर तक मुझे नहीं पहचानती। आखिर मैंने उसके बचपन के कितने पल ऐसे ही खो दिए, और आगे चलकर मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा। जैसे ही हम घर के गेट से अंदर आए, आंगन में एक जानी पहचानी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एकदम क्लासिक ड्रेस पहने युन्याओ अंदर आई। ढलते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो उस पर सुनहरी चमक चढ़ गई हो। उसके चेहरे का एक एक फीचर इतना साफ दिख रहा था। उसकी वो गहरी तारों जैसी आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। मैं कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। तभी वह चलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई और उसकी ठंडी पर प्यारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्या देख रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? मैं झटके से होश में आया। मुझे इतनी शर्म आई कि लगा अभी जमीन में धंस जाऊं। फिर नजरें चुराते हुए बहाना बनाया, नहीं, कुछ नहीं, आज धूप बहुत तेज है, बस इसलिए। युन्याओं ने लगभग ढल चुके आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी हंसी दबाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं और भी नर्वस हो गया। बस 2 बार झूठी हंसी हंसा और कहा, मैं किचन में देखता हूं कि आंटी ने खाना बनाया या नहीं। यह कहकर मैं फौरन वहां से खिसक गया। युन्याओं मेरी भागती हुई पीठ को प्यार से देखती रही और मन ही मन मुस्कुराई, आखिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे करवाऊं? तुम ऐसे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो। खाना खाते समय मैंने पूरा टाइम सिर झुकाकर बस चावल खाए, उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। लेकिन वह लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती रही। जब से उसे पता चला था कि अब मैं उसे कतराता नहीं हूं, वह मानो मुझे खिलाने वाली मशीन ही बन गई थी। जब तक मेरी प्लेट को पहाड़ की तरह भर न दे, उसे चैन ही नहीं आता था। रात के खाने के बाद युन्याओं काम करने स्टडी रूम में चली गई और मैं ऊपर बच्ची के साथ बैठकर ड्राइंग करने लगा। आज उसने एक प्यारा सा खरगोश बनाया था। उसकी पेंटिंग में सब्जियों के बगीचे और सड़क के कलर्स इतने परफेक्ट थे कि मैं हैरान रह गया। एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते मुझे रंगों की बहुत अच्छी समझ है, और इस बच्ची की पेंटिंग सच में जितनी देखो उतनी कमाल लग रही थी। जब योयो नहाने गई तो मैं उसकी ड्राइंग उठाकर युन्याओं को दिखाने का सोच ही रहा था कि उठते समय पास में रखी एक नोटबुक नीचे गिर गई और उसमें से कई फोटोज बाहर बिखर गए। मैंने उन्हें उठाकर देखा, वे सब हम तीनों के फैमिली फोटोज थे। पहली तस्वीर देखते ही मैं वहीं रुक गया। उसमें हम तीनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। बहुत ही प्यारा सा सीन था। लेकिन मुझे याद आया, वह तो उन गिनी चुनी बारों में से एक था जब मैं विदेश से वापस आया था और फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में बस घर पर यूं ही कुछ खाकर निकल गया था। वह कोई खास खुशी वाला पल नहीं था। दूसरी तस्वीर किंडरगार्टन के गेट की थी। मैं योयो का हाथ पकड़े हुए था और वह सिर उठाकर चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे याद आया, वह उसका बर्थडे था। उसने मुझसे उसे स्कूल से लेने आने की बहुत मिन्नतें की थीं, और इतने सालों में वह पहली और इकलौती बार थी जब मैं उसे लेने गया था। उन तस्वीरों की क्वालिटी थोड़ी धुंधली थी, साफ दिख रहा था कि वे चोरी छिपेली गई थीं। शायद योयो ने अपनी स्मार्ट वॉच से उन्हें चुपके से खींचा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं एक एक करके नीचे पड़ी सारी तस्वीरें उल्ट पलट कर देखता रहा। जब तक बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पूरे चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। मैंने घबराकर तस्वीरें वापस रख दी। डर था कि कहीं बच्ची को पता न चल जाए। फिर मैंने पानी का गिलास उठाया और बाहर भाग आया। गैलरी में मुंह ढककर मैं कांपते हुए रोता रहा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, ठंडे पानी से चेहरा धोया, फिर एक कप दूध गर्म किया और उसे लेकर बच्ची के कमरे में गया। योयो मुझे ढूंढने बाहर निकलने ही वाली थी। जब उसने मुझे दूध लेकर अंदर आते देखा और मेरी आंखें लाल देखीं, तो वह तुरंत उदास होकर दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसने पूछा, पापा, आपको क्या हुआ? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या आप रोए थे? मैंने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, नहीं बेटा, पापा की आंख में बस थोड़ा सा कचरा चला गया था। बच्ची ने थोड़ा शक, थोड़ा यकीन भरी नजर से मुझे देखा, लेकिन फिर चुपचाप दूध लिया और एक सांस में पी गई। जब योयो की सांसें नॉर्मल हो गईं और वह सो गई, तब मैं दबे पांव कमरे से निकला और चुपचाप युन्याओं के स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो युन्याओं अभी अभी अपनी टेबल के पीछे से उठी थी, जैसे मेरी तरफ ही आने वाली हो। लेकिन मैं तो सीधा उसके गले से जा लगा और अपना चेहरा उसके सीने में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे आंसू पल भर में उसके कपड़े भिगो गए। वह एकदम सुन्न हो गई, फिर घबराकर मुझे संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। क्या हुआ छेन छेन, आखिर हुआ क्या है? तभी मुझे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जिसने मेरे मन को थोड़ी शांति दी। लेकिन युन्याओं मन ही मन मेरे इस तरह टूटने की वजह सोच रही थी। रात के खाने तक तो सब ठीक था, प्रॉब्लम पक्का बच्ची के कमरे में ही हुई होगी। उसकी नजरें थोड़ी सख्त हो गईं और उसने सोचा, यह नालायक लड़की फिर अपने पापा का दिल दुखा आई, कल देखती हूं इसे कैसे सबक सिखाती हूं। अचानक मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, युन्याओं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं? अभी मैंने हम तीनों की फैमिली फोटोज देखी, और वह फोटो भी जिसमें मैं उसे स्कूल छोड़ने गया था। क्या मैं पहले बहुत ज्यादा बुरा पापा था? यह सुनकर युन्याओं का दिल बैठ गया। उसे लगता था कि उसने बच्ची को दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दी है, लेकिन वह यह भूल गई थी कि साथ वक्त बिताना ही सबसे कीमती चीज है। ये तस्वीरें उसने भी पहली बार ही देखी थी। वह मेरे और करीब आ गई और बोली, अब तो तुम वापस आ गए होन,
आगे से हम दोनों मिलकर बच्ची के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली और मैंने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। यह देखकर युन्याओ ने अपना काम भी छोड़ दिया और सीधा मेरे साथ बेडरूम में आराम करने चली गई। बेडरूम में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं युन्याओ के छोटे छोटे हाथों से खेल रहा था। मेरी हथेली के सामने उसका हाथ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि इतने छोटे हाथ कैसे हो सकते हैं। तभी उसकी प्यार भरी नजरें मुझसे टकराईं। उसके लिए आज की यह खुशहाल जिंदगी किसी सपने जैसी थी, इसलिए वह इस सुकून भरे पल को बहुत संभाल कर रख रही थी। युन्याओ मुझे देखती रही, फिर खुद को रोक नहीं पाई और मेरी रो रोकर सूजी हुई आंखों को चूम लिया। उसके किस धीरे धीरे मेरे गालों, नाक की नोक और होठों के कोनों से होते हुए आखिरकार मेरे होठों पर टिक गए। फिर वह और करीब आने लगी। उसी धुंधले से पल में मुझे अचानक एक बात याद आई, तो मैंने उखड़ी सांसों में उससे पूछा, जिस ईमेल की जांच करने को मैंने कहा था उसका क्या हुआ? युन्याओ इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं नाराज न हो जाऊं, इसलिए उसने बीच में थोड़ा रुककर बस इतना कहा, अभी जांच चल रही है, मुझे थोड़ा और टाइम दो। उसके बाद युन्याओ ने मुझे दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दिया। रात एक दीवानी सी रात बन गई और जब तक सुबह का उजाला नहीं फैल गया तब तक मैं बिस्तर से नहीं उठा। उसके बाद ही बाथरूम गया। मैंने तो पिछली बार कसम खाई थी कि अब उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बार फिर उसकी अदाओं के आगे हार गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगली बार अगर मैं फिर उसके आगे हारा न तो देखना। अगले दिन जैसे ही अलार्म बजा, युन्याओ ने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया ताकि मैं थोड़ी देर और सो सकूं। लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे से अपना माथा रगड़ा। फिर उसकी कमर पकड़कर मैंने सुस्तसी आवाज में पूछा, कितने बजे है? युन्याओ की आंखें अचानक गहरी हो गईं और उसने भारी आवाज में कहा, 7:30। अभी जल्दी है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। मैंने भारी पलकों को जोर लगाकर खोला और कहा, नहीं, मुझे बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना है। मैं फिर से अपना वादा नहीं तोड़ सकता, वापस आकर सो जाऊंगा। युन्याओ ने देखा कि मेरा इरादा पक्का है, तो वह समझ गई कि मुझे रोक नहीं पाएगी। उसने झुककर मेरे होठों पर एक हल्का सा किस किया और कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी आंखों में खुशी आ गई। मैंने पूछा, क्या इससे तुम्हारे ऑफिस के काम में देर नहीं होगी? युन्याओ बस हल्का सा मुस्कुराई। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, कोई भी चीज तुम दोनों बाप बेटी से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने मौका देखकर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी, उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, युन्याओ, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर मैंने फिर उसे किस कर लिया। नाश्ता खत्म करने के बाद हम तीनों साथ में बच्ची को स्कूल छोड़ने गए। छोटी सी बच्ची पूरे रास्ते बहुत खुश और एक्साइटेड रही। पहली बार मम्मा पापा दोनों उसे साथ छोड़ने आए थे। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उसने अपनी क्लासमेट को पकड़कर बड़े एटीट्यूड से कहा, देखो, मेरे मम्मा और पापा दोनों मुझे स्कूल छोड़ने आए हैं। उसका वह इतराता हुआ प्यारा सा चेहरा सच में बहुत ही क्यूट लग रहा था। बच्ची को छोड़ने के बाद युन्याओ मुझे वापस घर छोड़ने आई ताकि मैं अपनी अधूरी नींद पूरी कर सकूं। कार से उतरने से पहले उसने मुझे फिर से अपनी तरफ खींचकर एक गहरा सा किस किया, तब जाकर उसे तसल्ली मिली। मैं अपने गर्म होते होठों को हाथ से ढकता हुआ घबराकर घर की तरफ भागा। युन्याओ मेरी घबराई हुई पीठ को देखती रही और उसका दिल प्यार से भर आया। कंपनी जाते वक्त ड्राइवर शीशे से चुपके चुपके युन्याओ को देख रहा था। उसने देखा कि पूरे रास्ते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, जबकि आम दिनों में तो वह बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी, बिना किसी एक्सप्रेशन वाली कड़क बॉस रहती थी। ड्राइवर मन ही मन हैरान हो गया कि साहब का जादू तो सच में कमाल का है। उधर मैं अभी बेड पर लेटा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। कॉल मेरे मैनेजर चेन जी का था। मैंने चिढ़कर कहा, कोई बहुत जरूरी बात होगी तभी फोन किया होगा, उम्मीद है। उधर से चेन जी एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, अरे भाई, कल रात के शो के लिए तेरे डिजाइन किए हुए गहने सिलेक्ट हो गए हैं। अगर यह शो हो गया तो तेरी पहचान इंडस्ट्री में एक लेवल और ऊपर चली जाएगी। मैं झटके से उठकर बैठ गया। नींद एक सेकंड में उड़ गई, पर चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। लेकिन पहले तो कहा गया था कि मुझे बाहर कर दिया गया है। उसने जल्दी जल्दी समझाया, असल में पहले तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो डिजाइनर सिलेक्ट हुआ था उस पर कॉपी करने का आरोप लग गया, तो उसे लास्ट मोमेंट पर हटा दिया गया। आयोजकों को एक ही नजर में तेरा डिजाइन कॉन्सेप्ट पसंद आ गया। वह शो की थीम से पूरी तरह मैच कर रहा है, इसलिए अब बात पक्की है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की है, और मैंने तो तुझसे कहा भी था कि अगले कुछ महीनों तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। उधर चेन जी परेशान होकर बोला, मुझे सब पता है भाई, लेकिन यह तेरी इतने सालों बाद कमबैक करने की लड़ाई है। तू अभी तुरंत अपना सामान पैक कर और एयरपोर्ट के लिए निकल, तब जाकर कल रात के शो तक टाइम पर पहुंच पाएगा। अगर तुझे घर लौटने की ज्यादा जल्दी है तो शो खत्म होते ही परसों सुबह की फ्लाइट से वापस आ जाना। मैंने अपने होंठ दबाए, थोड़ी देर सोच में पड़ा और आखिरकार हाँ कह दिया। ठीक है, यह कहकर मैं फुर्ती से बेड से उतरा, फटाफट कुछ कपड़े सूटकेस में ठूसे और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। चेन जी ने 2 घंटे बाद की ही फ्लाइट बुक की थी। एयरपोर्ट जाते हुए पूरे रास्ते में पागलों की तरह युन्याओ को कॉल मिलाता रहा, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। प्लेन में बैठते ही फोन बंद करना पड़ता, और अगर वह मुझसे कांटेक्ट न कर पाती तो मैं सच में पागल हो जाता। उसी वक्त युन्याओ एक बहुत ही सीरियस और टेंशन भरी मीटिंग में बैठी थी। इस बार कंपनी का प्रॉफिट इतिहास में सबसे निचले स्तर पर चला गया था, जिसकी वजह से बड़े बड़े अफसरों की डर के मारे सांसें अटकी हुई थीं। ऊपर से युन्याओ का फोन भी इत्तेफाक से साइलेंट पर था और जुओ लेके पास रखा हुआ था। जब तक मैं सिक्योरिटी चेक पार करके बोर्डिंग तक पहुंचा, तब तक भी मेरी बात नहीं हो पाई थी। मेरे पास जुओ ले का नंबर भी नहीं था। यह सब सोच सोचकर मेरी घबराहट और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एफ देश पहुंचते पहुंचते पूरा एक दिन बीत चुका था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं युन्याओ मुझे न पाकर फिर से उल्टी सीधी बातें न सोचने लगे, इसलिए मैंने जल्दी से उसे सफाई देते हुए एक मैसेज भेज दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वह उस पर भरोसा करेगी भी या नहीं।
बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के बीच थोड़ा भरोसा बनना शुरू हुआ था, और मुझे डर था कि कहीं वह फिर से टूटकर बिखर न जाए। युन्याओ ने 3 घंटे बाद अपना फोन हाथ में लिया। वह थकान के मारे अपनी कुर्सी पर ढसी गई थी कि तभी जुओले हाथ में फोन लिए घबराई हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिख रही थी। उसने कहा, बॉस, अभी अभी सर ने आपको लगातार 12 कॉल किए थे। युन्याओ ने झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसकी नजर इतनी खतरनाक थी मानो अभी किसी की जान ले लेगी। आगे से अगर फिर कभी ऐसी लापरवाही हुई तो सीधा अपना सामान पैक करना और निकल जाना यहां से। जुओले मन ही मन चीख उठी, नियम तो आपने ही बनाया था कि मीटिंग के दौरान फोन साइलेंट रहेगा और कोई कॉल अटेंड नहीं की जाएगी, और अब उल्टा मुझे ही लापरवाही का ताना दे रही है। क्या जालिम बॉस है। लेकिन युन्याओ के पास अपने असिस्टेंट की शिकायतों पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उसने हड़बड़ी में मुझे बैक कॉल किया, पर बार बार ट्राई करने पर भी वही ठंडी सी आवाज आती, फोन बंद है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर अचानक आए मेरे वीचैट मैसेज पर पड़ी। स्क्रीन पर मेरा भेजा हुआ लंबा सा मैसेज था। अचानक एफ देश आना पड़ गया, जल्दी जल्दी मैं तुम्हें सामने से बता नहीं पाया। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं कल सुबह लैंड होकर तुमसे आराम से बात करता हूँ। रात को याद से बच्ची को स्कूल से पिक कर लेना और उसे बता देना कि मैं 3 दिन बाद उसके लिए गिफ्ट लेकर घर वापस आऊंगा। मैसेज के एंड में एक प्यारा सा खरगोश दिल उछालता हुआ इमोजी भी बना था। लेकिन युन्याओ को राहत मिलने के बजाय ऐसा लगा जैसे सिर पर बर्फ का ठंडा पानी गिर गया हो। उसके मन में बस उदासी छा गई। क्या आखिरकार मैं उसे रोक नहीं पाई? इतने दिनों तक करीब रहने के बाद भी क्या वह मुझसे ऊब गया? क्या उसने फिर से मुझे छोड़कर जाने का रास्ता चुन लिया? क्या उसने मुझे फिर अकेला छोड़ दिया? पास खड़ी जुओले ने देखा कि उसकी बॉस का चेहरा एकदम पीला और सफेद पड़ गया है, तो वह घबराकर बोली, बॉस, बॉस, आप ठीक तो है ना? युन्याओ जैसे झटके से होश में आई। उसकी आंखें लाल थीं और वह जुओले को घूरते हुए सख्त आवाज में बोली, बाहर जाओ। जुओले का चेहरा भी डर के मारे सफेद पड़ गया और वह भागती हुई केबिन से बाहर निकल गई। मन ही मन वह गुस्से में कोस रही थी कि जरूर फिर वही आदमी वजह होगा। बॉस उसके मामले में आते ही पूरी तरह पागल हो जाती है। समझ नहीं आता उस आदमी ने कौन सा जादू कर रखा है। युन्याओ ने खुद को मीटिंग रूम में बंद कर लिया और पूरा दिन वही काट दिया। बीच में उसने बस ड्राइवर को मैसेज करके बच्ची को स्कूल से लाने के लिए भेज दिया। रात के 9 बजे तक वह वहीं अड़ी रही। फिर वह सुन पड़े पैरों को घसीटते हुए शीशे की बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर फैली सुनसान रात को देखने लगी। सड़क पर गाड़ियों की लाइट्स जलबुझ रही थीं, पर इतने बड़े शहर में भी जैसे उसके लिए जरा सी जगह नहीं बची थी। जब वह बुरी तरह टूटकर घर पहुंची तो रात के 10 से ज्यादा बज चुके थे। वह सीधे बच्ची के कमरे के दरवाजे तक गई और अंदर झांक कर देखा। योयो तो कब की गहरी नींद में सो चुकी थी और अपनी बाहों में उसी गुड़िया को कसकर पकड़े हुए थी जो मैं वापस लौटते वक्त उसके लिए लाया था। युन्याओ काफी देर तक उसे देखती रही, फिर प्यार से योयो के सिर पर हाथ फेरा, चुपचाप बाहर आई और दरवाजा बंद कर दिया। बेडरूम में लौटकर नहाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसकी नाक में अब भी मेरी छोड़ी हुई हल्की सी खुशबू आ रही थी। वह करवट बदलकर बिस्तर के उस हिस्से पर आ गई जहां मैं सोता था और अपना चेहरा मेरे तकिए में छिपा लिया। उसके दिल से एक खामोश आवाज निकली, छेन छेन, अब मुझे फिर से धोखा मत देना। मैं सच में अब और दर्द नहीं सह सकती। रात भर जागने का नतीजा यह हुआ कि अगली सुबह जब युन्याओ थके हुए चेहरे के साथ नीचे आई तो नाश्ता कर रही छोटी बच्ची भी उसे देखकर घबरा गई। उसने फिक्र से पूछा, मम्मा, क्या आप रात को सोई नहीं? आपके डार्क सर्कल्स तो आंखों से भी बड़े लग रहे हैं। युन्याओ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, बेटी के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, कंपनी में कल रात थोड़ा जरूरी काम था बेटा, इसलिए देर से सोई। तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। योयो ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए पूछा, तो पापा कहाँ है? क्या पापा कल घर नहीं आए? यह सुनते ही युन्याओ की आंखों की चमक गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक उदासी मुस्कान आ गई। पापा काम से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छे से रहना, जरा भी शैतानी मत करना, लौटकर तुम्हारे लिए नया खिलौना लाएंगे। छोटी बच्ची की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच? वाह, मैं वादा करती हूँ कि मम्मा की बात बिल्कुल अच्छे से मानूंगी। बेटी के खुश चेहरे को देखकर युन्याओ बस एक फीकी सी मुस्कान दे पाई, जबकि अंदर से उसका मन एकदम खाली हो चुका था। वह खुद भी नहीं जानती थी कि यह बात सच है या नहीं। वह बस इतना कर सकती थी कि बेटी के साथ मिलकर उसके वापस लौटने का इंतजार करे। योयो को ड्रॉप करने के बाद युन्याओ ने गाड़ी कंपनी की तरफ मोड़ी ही नहीं, बल्कि सीधे एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बाहर पहुंच गई। मैनेजर ने बड़ी इज्जत के साथ उसे एक प्राइवेट रूम में बैठाया। जब उसकी दोस्त शेन सी को पता चला और वह भागती हुई पहुंची, तब तक टेबल पर 2 बोतलें खाली हो चुकी थीं। शेन फैमिली राजधानी के सबसे बड़े घरानों में भले यून फैमिली जितनी अमीर न हो, पर नामी रईसों में गिनी जाती थी। और शेन सी तो वैसे भी पार्टी और घूमने फिरने की शौकीन थी, इसलिए उसने खुद का ही एक बार खोल रखा था। कमरे में आते ही वह बोली, अरे भाई, आज कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई? आम दिनों में कितनी बार भी बुलाओ, तुम आती नहीं हो, और आज सुबह सुबह आकर पी रही हो। मैनेजर मुझे बताता नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन युन्याओ ने बस ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और एक शब्द भी नहीं बोली। शेन सी ने भी उसकी इस बेरुखी की परवाह नहीं की, आराम से बैठ गई और बोली, बताओ तो सही, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो सुबह सुबह गम में डूबकर शराब पीने लगी हो? युन्याओ बस अपने गिलास में शराब डालती और एक के बाद एक पीती जा रही थी, मानो सामने उसकी दोस्त बैठी ही न हो। शेन सी ने भी ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने अपने लिए भी एक बोतल खोली और साथ में पीते हुए कहा, मैं अंदाजा लगाऊं, जो तुम्हारी जैसी कड़क औरत को दिनदहाड़े पीकर टुल होने पर मजबूर कर दे, वह तुम्हारे घर वाला छोटा मालिक ही हो सकता है, और कौन? यह सुनकर युन्याओ का हाथ वहीं रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा, पर चुप ही रही। शेन सी की भौहें तन गईं, वह तुरंत एक्साइटेड हो गई, अरे, क्या सच में मैंने सही पकड़ा? सच में वही है। युन्याओ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, तुम्हें उसे जीजाजी कहना चाहिए।
शेन सी हंस पड़ी। जीजा जी, मुझे ऐसा तुम्हें छोड़कर चला जाने वाला, 3 साल तक हाल न पूछने वाला निकम्मा जीजा नहीं चाहिए। सुना था वह 2 दिन पहले लौटा था, तो क्या अब फिर चला गया? हर बार उसके जाते ही तुम्हारी यही मरी मरी हालत हो जाती है। नहीं, इस बार तो और बुरा है। पहले बस थोड़ा बहुत पीती थी, अब तो खुद को मार डालने जितना पी रही हो। युन्याओं ने हाथ में पकड़े गिलास को हल्का सा हिलाया। उसकी आवाज बहुत भारी थी। इस बार वह लौटा तो बहुत बदल गया था। मेरा और बच्चे का ध्यान रख रहा था। उसने कहा था कि कुछ महीने घर पर ही रहेगा, लेकिन कल वह फिर बिना कुछ कहे चला गया। उसने कहा है कि वापस आएगा, पर मुझे नहीं पता कि अब भी उस पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं। यह सुनते ही शेन सी के मुंह की शराब लगभग बाहर आ गई। वह 2-3 बार खांसकर संभली और बोली, क्या बात कर रही हो यार? ऐसी बकवास पर भी तुम यकीन कर लेती हो? अगर वह सच में भरोसेमंद होता ना, तो सुअर भी पैर पर चढ़ जाते। लेकिन युन्याओं ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, फिर भी मैं उस पर एक बार और भरोसा करना चाहती हूँ। उसने जो कहा, मैं बस उसी बात पर यकीन करना चाहती हूँ। इस बार शेन सी सचमुच चुप हो गई। उसकी नजरें युन्याओं पर ऐसे टिक गई मानो किसी बेवकूफ को देख रही हो। उनकी पूरी फ्रेंड ग्रुप की सारी समझदारी जैसे उसी ने और एक दूसरी लड़की ली युए ने मिट्टी में मिला दी थी। दोनों प्यार में पूरी तरह अंधी थीं। टेबल पर दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। बस शराब की बोतलें खाली होती रहीं। युन्याओं सोच रही थी कि मैं उससे प्यार कैसे करूं, और शेन सी सोच रही थी कि वह युन्याओं को मेरे जैसे बंदे के चक्कर से पूरी तरह बाहर कैसे निकाले। जब उसे दोबारा होश आया, तब तक युन्याओं टेबल की सारी शराब खत्म कर चुकी थी। उसने एक दिन से ज्यादा टाइम से कुछ खाया नहीं था और खाली पेट ही पीती जा रही थी। अब वह सोफे पर दोहरी होकर गिर गई थी। पेट के भयानक दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। यह देखकर शेन सी बुरी तरह घबरा गई। उसने हाथ की बोतल फेंकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। उसे पकड़कर झकझोरते हुए वह लगभग चीख पड़ी, दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझे डराओ मत। पेट के मरोड़ देने वाले दर्द ने युन्याओं को एक शब्द तक बोलने नहीं दिया। यह देखकर शेन सी घबराहट में 120 पर कॉल करने लगी और मैनेजर को भी चिल्लाकर मदद के लिए बुलाया। इस अफरातफरी के बाद बेहोश हो चुकी युन्याओं को अस्पताल ले जाया गया और ड्रिप चढ़ाई गई। शेन सी बेड के सामने खड़ी उसकी कागज जैसी सफेद सूरत को देखती रही और एक लंबी सांस भरकर बोली, अरे यार, तुम आखिर यह सब किस लिए कर रही हो? वह ज्यादा देर तक देखभाल भी नहीं कर पाई थी कि उसका फोन बजने लगा। शेन सी ने स्क्रीन पर पति लिखा देखा, चिरकर मुंह बनाया, फिर बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी युन्याओं को देखकर सारा गुस्सा मेरे सिर मर दिया और बिना सोचे समझे कॉल काट दी। लगातार कई कॉल कटने पर मैं परेशान हो गया। युन्याओं तो ऐसी इंसान नहीं थी जो देर तक सोती रहे। दोपहर हो चुकी थी, फिर भी वह फोन क्यों नहीं उठा रही थी? शो के लिए गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उसे मैसेज भेजा, युन्याओं, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुम उठा क्यों नहीं रही? अगर सब ठीक रहा तो मैं कल ही घर लौट आऊंगा। घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना। शेन सी ने यह मैसेज देखा तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। युन्याओं की यह हालत तुमने कर दी और तुम उधर मजे कर रहे हो। गुस्से में आकर उसने मेरे भेजे सारे मैसेज साफ साफ डिलीट कर दिए। तभी युन्याओं की पलकें फड़फड़ाईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सफेद छत को देखते हुए उसका दिमाग कुछ सेकंड तक ब्लैंक रहा। फिर उसे समझ आया कि वह खुद को पी पी कर अस्पताल पहुंचा चुकी है। उसने मुश्किल से सिर घुमाकर पास खड़ी शेन सी की तरफ देखा। शेन सी ने भी उसे जागते देखा तो झट उसके पास आ गई। दीदी, आप जाग गई? कहीं और तकलीफ तो नहीं हो रही? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने टाइम से कुछ खाया पिया नहीं, ऊपर से सीधे शराब पी ली। क्या आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? युन्याओं ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कमजोर आवाज में पूछा, छेन छेन ने मुझे फोन किया था क्या? अपने ही हाथों डिलीट किए गए कॉल और मैसेज याद आते ही शेन सी की नजरें डगमगा गईं। वह झिझकते हुए बोली, नहीं तो? वह स्वार्थी आदमी तुम्हें क्यों याद करेगा? पता नहीं अभी कहाँ ऐश कर रहा होगा। युन्याओं की आंखों में अभी अभी जली उम्मीद की छोटी सी किरण भी तुरंत बुझ गई। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। जैसा सोचा था, उसने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। वह तो शुरू से लेकर आखिर तक झूठा है। क्या प्यार करने की कोशिश? क्या जल्दी वापस आऊंगा? सब बकवास था। यह कहकर युन्याओं ने थककर आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज इतनी बुझी हुई थी कि सुनकर डर लग जाए। तुम अभी बाहर जाओ, मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूं। युन्याओं की यह टूटी हुई हालत देखकर शेन सी के मन में थोड़ी उधेड़बुन चली कि सच बता दे या नहीं, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि युन्याओं मेरे जैसे सिरदर्द से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले। आखिर उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं निकलती हूं। दोपहर में जुओले आपके लिए खाना भेज देगा। अब फिर से खाना मत छोड़ना। आखिरी बार बेड पर आंखें बंद किए पड़ी युन्याओं को देखकर वह गहरी सांस भरती हुई बाहर निकल गई। कमरे का दरवाजा बंद होते ही युन्याओं ने अचानक आंखें खोल दी और खिड़की के बाहर आती धूप को घूरने लगी। वह उजली ठंडी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फीली खाई में गिर गई हो। उसमें जरासी भी गर्माहट नहीं बची थी। रात को शो खत्म होने के बाद जब मुझे इतने बिजी शेड्यूल के बीच थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिली, तब मैंने अपना फोन देखा, पर युन्याओं की तरफ से न कोई मैसेज था, न कोई कॉल। मैं हैरानी में अपना सिर खुजलाने लगा। कल घर से निकलने के बाद से ही उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैंने तुरंत अपने मैनेजर को ढूंढकर बेचैनी से पूछा, क्या आगे कोई ऐसा इवेंट है जिसमें मेरा खुद होना जरूरी हो? उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, बाकी तो बस औपचारिकता वाले इवेंट्स है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो मैं तुम्हारी तरफ से संभाल लूंगा। मैं बेचैनी में छटपटा उठा, तो मैं पहले निकल रहा हूं। घर पर कुछ बहुत जरूरी काम है। आयोजकों को तुम संभाल लेना। मेरे लिए सबसे जल्दी वाली वापसी की फ्लाइट बुक कर दो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऐसे भागा जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। मेरा मैनेजर बस मुझे भागते हुए देखता रह गया, फिर लाचार होकर आयोजकों से बात करने चला गया। एयरपोर्ट जाते वक्त मैं सोचता रहा कि युन्याओं को फिर से कॉल करूं या नहीं,
लेकिन इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस का कोई जवाब न मिलने पर मुझे लगा कि वह शायद मुझसे फिर से बिना बताए चले जाने पर बहुत नाराज है। अब फिर से कॉल करता भी तो शायद कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि सीधे घर लौटकर सामने से ही उसे मनाऊंगा। युन्याओ मुझसे इतना प्यार करती है, उसे मनाना तो आसान ही होगा। जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई तब अगले दिन रात के 8 बज चुके थे। मैं बिना एक सेकंड गवाए सीधे घर की तरफ भागा। पूरी उम्मीद से दरवाजा खोला, मगर घर में कोई नहीं था। सिर्फ डाइनिंग एरिया में एक लाइट जल रही थी। मैं उलझन में उधर गया तो देखा कि आंटी किचन में सूप पका रही थी। आंटी ने मुड़कर देखा तो बुरी तरह चौंक गई। अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अरे साहब, आप चलते हैं तो जरा आवाज भी नहीं होती, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे फालतू बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने घबराकर पूछा, आंटी, युन्याओ और बच्ची कहाँ है? घर इतना खाली क्यों पड़ा है? आंटी ने हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। साहब, आपको अभी तक कुछ नहीं पता? मैं और ज्यादा परेशान हो गया। आखिर यह सब चल क्या रहा था? आंटी बेचैनी में बोली, मैडम अल्सर पेट में छेद होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। सुना है पूरा दिन भूखी रहीं और ऊपर से बहुत ज्यादा शराब पी ली, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। शुक्र है कि मिस शेन ने टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाकर बचा लिया। बच्ची का ध्यान रखने वाला भी घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसे भी मैडम के पास ही भेज दिया गया। इतनी बड़ी बात मैडम ने आपको बताई ही नहीं। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मैं सूटकेस वही छोड़कर पागलों की तरह बाहर भागा, मगर 2 कदम भी नहीं चला था कि आंटी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने जल्दी से किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो यह सूप भी मैडम के लिए ले जाइए, थोड़ी ताकत आएगी। आंटी ने फुर्ती से सूप थर्मस में भरा, फिर हॉस्पिटल के वार्ड नंबर की पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। मैं थर्मस उठाकर बिना पीछे देखे घर से बाहर निकला और जैसे तैसे टैक्सी पकड़कर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। उस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। युन्याओ खिड़की के बाहर ऐसे घूर रही थी जैसे बिना जान की कोई मूर्ति हो। शेन सी ने हाथ बांधकर दीवार से टिकते हुए एक गहरी सांस ली। उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम इस बात को ऐसे जताना बंद नहीं कर सकती जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो? आखिर सिर्फ एक ही आदमी तो है। तुम 2 दिनों से ऐसी पड़ी हो जैसे शरीर से जान ही निकल गई हो। खाना, सोना, फिर सोकर उठकर फिर पड़े रहना। कंपनी डूबे या बचे, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पूरे दिन में 3 शब्द भी नहीं बोलती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? युन्याओ ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वह उसी अकड़े हुए अंदाज में बैठी रही, मानो उसने पूरी दुनिया से अपना ध्यान हटा लिया हो। शेन सी ने बेबसी में आंखें मटकाईं और मन ही मन सोचा कि इस बार तो उसकी सहेली सचमुच इस मुसीबत वाले आदमी के आगे पूरी तरह हार चुकी है। वह दांत भींचकर अभी उसे सच बताने ही वाली थी कि उसने चुपके से चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। तभी अचानक बाहर गैलरी से तेज भागते कदमों की आवाज आई। मैं थर्मस पकड़े हाफता हुआ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। मुझे देखते ही युन्याओ की आंखों में एक दीवानी सी खुशी चमकी, लेकिन वह चमक सिर्फ 1 सेकंड के लिए टिकी और फिर तुरंत गायब हो गई। उसने रूठकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर से बाहर देखने की नौटंकी करने लगी। शेन सी भी मुझे अचानक देखकर चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर मजा लेने वाली मुस्कान आ गई। मैं भौहें सिकोड़कर सोचने लगा, आज युन्याओ के पूरे एटीट्यूड में इतनी ठंडक क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बिना बताए चला गया था? इतना भी क्या गुस्सा करना? मैं धीरे धीरे उसके पास गया, थर्मस को साइड टेबल पर रखा, कुर्सी खींचकर बैठ गया और धीमी आवाज में शेन सी से पूछा, इसे आखिर हुआ क्या है? यह भूखी क्यों है? इतनी शराब क्यों पी रही है? शेन सी ने बेड पर पड़ी मरीज की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है किसकी वजह से हुआ होगा यह सब? मैं हैरानी से अपनी तरफ उंगली करके इशारा करने लगा। शेन सी हंस पड़ी, उठकर खड़ी हुई और बोली, ठीक है भाई, लगता है अब यहां मेरा कोई काम नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी आपस में आराम से संभालो, मैं निकलती हूं। इतना कहकर वह गुनगुनाती हुई फटाफट कमरे से बाहर निकल गई। बड़े से कमरे में अब सिर्फ हम दोनों रह गए। सन्नाटा इतना था कि जरासी भी आवाज साफ सुनाई दे। मैंने मन ही मन सोचा कि समझदारी इसी में है कि अभी झुक जाऊं, इसलिए मैंने नरम आवाज में कहा, मैं सच में जानबूझकर नहीं गया था। चेन जी ने बताया कि वहां अचानक मेरी डिजाइन सिलेक्ट हो गई है। वह मौका मेरे लिए बहुत जरूरी था और जाने से पहले मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। मैं एक तरफ पूरी जान लगाकर उसे समझा रहा था और दूसरी तरफ चुपके से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहा था, लेकिन युन्याओ नाम की यह बर्फीली चट्टान जरा भी नहीं पिघली। वह अब भी अकड़कर बैठी रही, जैसे उसकी पीठ ही मेरी तरफ हो। मैंने मजबूरी में फिर कहा, मैं कसम खाता हूं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ऐसा करो, मैं तुम्हारी कोई भी एक शर्त मानने को तैयार हूं, इसे मेरी माफी समझ लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, चाहे आग में कूदना पड़े या पहाड़ चढ़ना पड़े। तब भी वह मूर्ति की तरह खिड़की के बाहर देखती रही। 2-3 सेकंड बाद उसने आखिरकार अपना सिर घुमाया, अपनी गहरी आंखों से मुझे सीधा देखा और भारी आवाज में पूछा, सच में कुछ भी चलेगा? मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके गधे घोड़े की तरह काम करना पड़े तो भी चलेगा। युन्याओ ने अपने होठों की मुस्कान दबाई और सीरियस बनने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे जरा सोचने दो। मैंने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए पास जाकर कहा, तो आप आराम से सोचिए, पहले यह जान बचाने वाला सूप पी लीजिए। जब देखा कि अब वह मना नहीं कर रही है, तो मैंने जल्दी से गर्म सूप निकालकर बाउल में डाला, छोटा स्टूल खींचकर बेड के पास बैठ गया और हाथ पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगा। फिर धीरे से बड़बड़ाया, आखिर तुम अपने पेट पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? इतनी शराब क्यों पी ली? सूप पीते पीते युन्याओ का हाथ रुक गया। उसने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से कहा, मुझे लगा था कि तुम पहले की तरह फिर से मुझे छोड़कर भाग गए हो और अब कभी वापस नहीं आओगे। यह सुनते ही मेरे दिल में एक तीखा दर्द हुआ। वह दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उस पल मुझे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ
मेरे मन में बस इस औरत के लिए हद से ज्यादा प्यार और तड़प भर गई। मन किया कि खुद को उससे बांध लूं और एक कदम भी उससे दूर न जाऊं। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया और बहुत सीरियस होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, युन्याओ, मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मतलब नहीं जाऊंगा। तुम आखिर किस बात से इतना डरती हो? अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें अपना प्यार साबित करके दिखाऊंगा। युन्याओ एकदम सुन रह गई। मेरे एक एक शब्द ने उसके दिल को छू लिया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और सोच में डूब गई। शायद वह खुद से ही पूछ रही थी कि क्या सच में गलती उसी की थी, और क्या उसे शुरू से ही मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए था। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं थोड़ा कड़क आवाज में उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस भेजे थे, तुमने एक का भी रिप्लाई क्यों नहीं किया? युन्याओ ने पहले तो सोचा कि मैं उसी दिन के मैसेजेस की बात कर रहा हूं जिस दिन मैं एफ देश गया था, इसलिए उसने मासूम बनकर समझाया, उस दिन मैं लगातार मीटिंग्स में बिजी थी, सच में फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने तुरंत हाथ बांध लिए और थोड़ा प्रेशर बनाते हुए कहा, अच्छा, और कल? मैं प्लेन से उतरते ही तुम्हें लगातार कॉल और मैसेज कर रहा था, क्या तब भी मीटिंग में ही बैठी थी? इस बार युन्याओ सचमुच घबरा गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। कौन सा कॉल? मैं कसम खाती हूं, मैंने कोई कॉल या मैसेज नहीं देखा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने टेबल से फोन उठाया, हड़बड़ी में कॉल लॉग और मैसेज स्क्रीन खोलकर सीधे मेरी आंखों के सामने कर दी। मैंने देखा कि रिकॉर्ड तो उसी दिन का दिख रहा था जिस दिन मैं गया था, उसके बाद का सब खाली था। मेरा माथा ठनका। मैंने बिना कुछ बोले अपना फोन निकाला और अपनी कॉल हिस्ट्री उसके सामने कर दी। स्क्रीन पर साफ साफ कल दोपहर 12 बजे की आउटगोइंग कॉल्स दिख रही थीं। युन्याओ ने एक सेकंड के लिए सोचा और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उस वक्त तो वह बेहोश पड़ी थी और उस फोन को हाथ लगाने वाली शेन सी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती थी। उसकी आंखों में एक पल को नमी सी आई, फिर गायब हो गई, पर उसके चेहरे का वह खतरनाक एक्सप्रेशन मुझसे नहीं छुपा। फिर मुझे याद आया कि शेन सी पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल के कमरे में ही डटी हुई थी। एक पल में मुझे पूरा खेल समझ आ गया। मन ही मन मैंने उस बेचारी शेन सी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर ली। उधर युन्याओ दांत पीसते हुए सोच रही थी कि उस अपनी दोस्त को ऐसी कौन सी सजा दे जो वह जिंदगी भर याद रखे, पर फिर भी उसके दिल में एक बहुत बड़ी राहत थी कि चलो, उसका छेन सच में उसे छोड़कर नहीं गया। अगर इतनी बड़ी गलतफहमी की वजह से उसका पति उसके हाथ से निकल जाता, तो वह शेन सी को जान से भी मार देती तो भी कम पड़ता। मैंने देखा कि युन्याओ ने चुपचाप सारा सूप खत्म कर लिया है। तब जाकर मैंने तसल्ली से थर्मस पैक करना शुरू किया। तभी मेन डॉक्टर राउंड पर आए और बोले कि दोपहर तक डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी करके घर जा सकते हैं। उन्होंने ढेर सारी सावधानियां भी बताई और सख्त वार्निंग दी कि इसके पेट में अल्सर की पुरानी बीमारी है और ऊपर से इस बार हालत और बिगड़ गई है, इसलिए घर जाकर इसे किसी बहुत नाजुक चीज की तरह संभालना होगा और खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक सीधे सादे बच्चे की तरह बार बार सिर हिलाता रहा और डॉक्टर की एक एक बात ध्यान से सुनता रहा। युन्याओ बेड पर टेक लगाए ऐसे बैठी थी मानो उसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसकी सुंदर आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार छलक रहा था। वह मेरे इस सीरियस चेहरे को बिना पलक झपकाए देखती रही और उसका दिल खुशी से भर गया।